रिसेशन होने वाली है भारत में अब? मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 से 12 महीने इज अ वेट एंड वॉच। बहुत लोगों ने पैसा सारा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में डाल दिया, जिसके वजह से अब प्रॉब्लम है कि यार देयर इज नो सेफ्टी नेट फॉर द पीपल। हम थोड़ा सा फोमो में चले गए कि यार मुझे लोगों ने फटाफट पैसा बनाया, मुझे भी पैसा बना। मुझे याद है जब मैंने क्रिप्टो में पैसा डाला था और जब क्रिप्टो ग्रो नहीं कर रहा था, दिमाग में बस पूरा टाइम वही चल रहा था कि यार ये पैसा डूब जाएगा। ओके, आप कौन से रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं? हर किसी को फेरारी लेनी, लैम्बोर्गिनी लेनी। पर्सनल फाइनेंस के थ्रू क्या ऐसी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जहां आप पैसों को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं? जब ये पूरा पर्सनल फाइनेंस का वेव चल रहा था, इन्फ्लुएंसर्स का वेव चल रहा था यूट्यूब पर, हर कोई ये सिखा रहा है कि पैसों को मल्टीप्लाई कैसे करे, पर कोई भी ये नहीं सिखा रहा है कि पैसों को कमाए कैसे। वो एक पूरी तरह से अलग स्किल होती है। दो ये थोड़ा सरफेस लेवल पे है सारा अवेयरनेस, डेप्थ में कोई जाता नहीं है, बताता नहीं है। ये एक बहुत ज़रूरी कॉन्वर्सेशन भी है, पर ये एक खतरनाक कॉन्वर्सेशन भी है। हाँ, दुनिया भर लोग पैसों के बारे में सीख रहे हैं। भारत पैसों के बारे में बहुत कुछ सीख चुका है पिछले 4 सालों में इन्फ्लुएंसर्स वेव की वजह से। जो पैसों से रिलेटेड कंटेंट यूट्यूब पर निकल के आ रहा है, उस वेव की वजह से फाइनेंशियल एजुकेशन छा चुकी है, पर कुछ कोर फाइनेंशियल रूल्स होते हैं लाइफ के। ये वाला पॉडकास्ट आपको अपने पूरे परिवार के साथ देखना चाहिए, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में बात होगी फिक्स्ड डिपॉजिट्स की, जो एक बहुत ही तगड़ा, सिक्योर और डिपेंडेबल फाइनेंशियल टूल होता है आपके पर्सनल फाइनेंस के जर्नी में। ये मैं एक बहुत ह्यूमन पर्सपेक्टिव से कह रहा हूँ। मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहा हूँ यहाँ, ठीक है? पर अगर आसपास के लोगों से जब आप बात करोगे और आप किसी से भी फाइनेंशियल एडवाइस लोगे ना, बहुत सारे लोग फिक्स्ड डिपॉजिट्स रेकमेंड करेंगे। ये क्यों होता है, ये क्यों नहीं होता है? कुछ लोग जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स के अगेंस्ट बात करते हैं, इसके अगेंस्ट क्यों बात करते हैं, इन सारी चीज़ों को आज जानेंगे हम और आप। मैं चाहता हूं कि ये वाला पॉडकास्ट आप फैमिली के साथ देखें, ताकि फैमिली साथ में फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त कर सके। आज के गेस्ट सौरभ जैन, फाउंडर है स्टेबल मनी के, जो इसी फिक्स्ड डिपॉजिट्स के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है। प्लीज़ बैठकर नोट्स लेकर बहुत कुछ जानिए आज के जबरदस्त TRS एपिसोड में। दो 2019 में प्रॉब्लम ये थी कि भारत को पैसों के बारे में बिल्कुल पता नहीं था, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बिल्कुल पता नहीं था। फिर 4 सालों में इन्फ्लुएंसर्स की वजह से, फाइनेंशियल एजुकेशन की वजह से लोगों को अब ज़्यादा पता है। एंड आई फील कि पीपल नीड टू लर्न द बेसिक्स अगेन, क्योंकि माहौल थोड़ा डेंजरस बन चुका है। सौरभ जैन भाई, कैसे हो? बहुत बढ़िया रणवीर, थैंक यू सो मच, आई एम सुपर एक्साइटेड। हाँ, आई थॉट यू वर द राइट पर्सन फॉर दिस कॉन्वर्सेशन। मैं चाहता हूँ कि लोग अपने फैमिली के साथ बैठकर ये वाली कॉन्वर्सेशन आराम से सुने। आई एम ऑल्सो थिंकिंग दैट आई थिंक पीपल विल लर्न अ लॉट। ओके करते हैं। ओके, पहले ये बताइए कि जो मैंने अब कहा ये सच है कि गलत है? नहीं, बिल्कुल सच है। आई थिंक मनी वो चीज़ है जो एक ग्लू की तरह है, जो फैमिली को बिल्कुल बैलेंस रखती है। और मुझे लगता है वो कहीं ना कहीं पिछले 4-5 सालों में बैलेंस छूट रहा है। एंड लॉट ऑफ हाउस होल्ड्स, लॉट ऑफ इंडिविजुअल्स आर फेसिंग दोज चैलेंजेस इन लास्ट 3-4 ईयर्स। मतलब ग्लू दैट कीप्स फैमिलीज टुगेदर, इसका मतलब क्या है? मुझे लगता है कि पैसा वो चीज़ है जो थोड़ा सा कंफर्ट देता है फॉर पीपल जो कुछ और चीज़ों के बारे में सोच पाते हैं, राइट? और अगर वहाँ पर प्रॉब्लम हो, देन पीपल आर नॉट एबल टू थिंक। तो वो लोग बाकी अपने पर्सनल, हेल्थ, प्रोफेशनल, करियर, इन सारी चीज़ों के बारे में सोच नहीं पाते हैं। सो मनी वो एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है दैट हैज़ टू बी इन प्लेस सो दैट आप अपने करियर में, रिलेशनशिप में आगे बढ़ पाओ। एक बेस लेवल रिक्वायरमेंट होती है बहुत। ओके, मैं ये मानता हूँ कि अगर एक कॉलेज स्टूडेंट या अगर एक इंसान जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा है, अगर उन्हें पैसों के बारे में सीखना है तो उन्हें एडवाइस लेनी चाहिए आप जैसे लोगों से, राइट, जो फाइनेंस में भी काम कर रहे हैं, जिनकी एज 30s की है या 40s की है। क्योंकि 30s और 40s वो फेज होता है लाइफ का जहां आप बहुत इन्फॉर्म्ड रहते हो दुनिया के बारे में, राइट। एंड 30s के पहले इन्फॉर्मेशन नहीं होती। बिल्कुल। आई जस्ट टर्न 30। अगर मुझे कुछ फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए रहती है, मैं यूजली मेरे एज के लोगों से बात करता हूँ। Right. आप मेरे से 5 साल बड़े हो, राइट, तो यू आर द आइडियल पर्सन टू टीच मी ऑल्सो, राइट, एंड यू आर द आइडियल पर्सन टू टीच कॉलेज स्टूडेंट्स एंड कॉलेज स्टूडेंट्स के पेरेंट्स। राइट।
तो पहले ये बताइए कि आज के ज़माने में पर्सनल फाइनेंस स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? आई थिंक पर्सनल फाइनेंस में मुझे लगता है कि 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जी। आपको थोड़ा सा स्मार्ट होना है बाकी लोगों से, आपको थोड़ा सा पेशेंट होना है बाकी लोगों से, और थोड़ा सा लक चाहिए। आई थिंक ये 3 चीज़ें बहुत क्रिटिकल है और हम तीनों चीज़ों में आते हैं। बट मुझे लगता है एक चीज़ जो बहुत प्रॉब्लमेटिक हुई है पिछले 4 सालों में पिछले 4 सालों में क्रिप्टो छोड़ दे अगर हम, तो बाकी सारे एसेट्स में लोगों ने काफ़ी पैसा बनाया है और बहुत जल्दी बनाया है। जैसे स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड। पिछले 4 साल में इंडियन मार्केट्स ऐसे रहे हैं 4-5 सालों में कि आप कभी भी पैसा डालो वो पैसा बढ़ रहा था, और इसकी वजह से लोगों को लगता है कि दे आर स्मार्टर और कॉन्फिडेंस आ गया, बट एबिलिटी नहीं है। तो पैसे इतने जल्दी मल्टीप्लाई हुए कैसे? सो मार्केट ही ग्रो कर रहा था। आई थिंक इंडियन मार्केट ओवरऑल जो फाइनेंशियल पैसा इंडियन मार्केट में आ रहा था उस वजह से इंडियन मार्केट वाज ग्रोइंग वेरी फास्ट। भाई इसका मतलब क्या है? मार्केट ग्रो कर रहा था मतलब क्या? मतलब फॉर एग्जांपल जो भी सारा पैसा है, इंडियन पीपल, फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ इंडिया इज हैपनिंग लोग बोलते हैं। जहाँ पर जो सारा पैसा रियल एस्टेट में था, जो पैसा गोल्ड में था, जो लगभग 90% पैसा था जो रियल एस्टेट और गोल्ड फिजिकल एसेट्स में था, वो सारा पैसा धीरे धीरे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, बैंकों में आने लगा है कैश की जगह पे। मतलब आप ये कह रहे हो कि हमारी पेरेंट्स की जनरेशन ने मोस्टली रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स करी, गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स करी, राइट। फिर जब बच्चों के पास वो कंट्रोल आ गया तो बच्चों ने स्टॉक मार्केट में डाल दिया। करेक्ट, राइट। और कुछ आई थिंक मुझे लगता है कि पेरेंट्स की जनरेशन भी अभी रियलाइज करने लगी कि ये पैसा अभी थोड़ा थोड़ा सेव करना है। लॉट ऑफ दैट मनी हैज टू गो इनटू बैंक्स, स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, ऐसी वाली जगहों पर जो पैसा रियल एस्टेट और गोल्ड में अटका था। ओके, अभी बताइए। राइट। सो ये वाली चीज़ें होने लगी। बाहर के दुनिया के लोग इंडियन मार्केट्स को एज अ पोटेंशियल फ्यूचर ग्रोथ देखने लगे, तो वो पैसा इंडिया में काफ़ी आने लगा। तो इसके वजह से आई थिंक लोगों जो ग्रोथ 4-5 सालों में धीरे धीरे होनी थी, दैट ग्रोथ हैज़ हैपेंड वेरी फास्ट इन लास्ट 3-4 ईयर्स, राइट। और इसकी वजह से जो हम जैसे लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स के वजह से स्टॉक मार्केट में कहीं भी पैसा डालने लगे, वो पैसा बढ़ने लगा, राइट। और हमें ऐसा लगने लगा कि हमें आता है बिकॉज हमने कभी भी पैसा डाला वो पैसा बढ़ा। बट अगर आप पिछले 1-1.5 साल 2 साल की बात देखोगे, तब लोगों को रियलाइज़ हो रहा है कि दिस इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। अब वो स्टॉक्स नहीं बढ़ रहे जिस एस्पिरेशन से आपने पैसे डाले थे, बहुत सी जगहों पे पैसे लूज हो रहे हैं, राइट। बहुत लोगों ने पैसा सारा स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में डाल दिया, जिसके वजह से अब प्रॉब्लम है कि यार देयर इज़ नो सेफ्टी नेट फॉर द पीपल, राइट। सो आई थिंक दैट इज़ द वरी दैट आई सी राइट नाउ एंड विथ विच वी स्टार्टेड दिस। मतलब जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट मेथड्स होते थे हमारे पापा मम्मी की जनरेशन में, रियल एस्टेट, गोल्ड, सिल्वर, एफडी, जो सेफ ट्रेडिशनल मेथड्स हैं, बॉन्ड्स, व्हाट डू यू से, या बॉन्ड्स, वो एकदम प्रिडिक्टेबल होते थे, राइट। अभी दुनिया थोड़ी सी रिस्की बन गई, राइट। रिस्क है तो इश्क है वाली मेंटालिटी। उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में पैसे डाल दिए, थोड़े से वॉलेटाइल एसेट्स में पैसे डाल दिए। पर हम पिछले 4 सालों की बातें कर रहे हैं। अगर आप एक्चुअली 40 सालों को स्कैन करोगे तो ऐसे फेजेस आए हैं जहां मार्केट को ग्रोथ मिली है, 100%। पर ग्रोथ फेजेस के बाद डाउन फेजेस भी आते हैं। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैंने सीखी है। हर 5-6 साल में लोग भूल जाते हैं कि हर 5-6 साल में एक रिसेशन आता है। ये दुनिया भर होता है, ये हर जगह होता है, राइट। और आप भी देखो, हर 5-6-7 साल, 1 साल यहाँ वहाँ, बट हर बार ये साइकिल आएगा। और इकोनॉमीज साइक्लिक होता है काफ़ी, बट हम उसको जब प्रेडिक्ट करते हैं तब हम एक स्ट्रेट लाइन की तरह प्रेडिक्ट करते हैं, और वो सबसे बड़ी गलती है, राइट। और इंडिया में मुझे ऐसे लगता है कि आज ये प्रॉब्लम इतना बड़ा इसीलिए है बिकॉज सबसे ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर, हम जैसे लोग, पिछले 4 या 5 सालों में ही फाइनेंशियल इसमें आए। पहले बहुत कम सुनने मिलता था कि आपकी जॉब लगी, पहला पैसा आया और आप इन्वेस्टमेंट करने लगे। ये सब नहीं होता था, राइट। आप गिफ्ट लेते थे फैमिली के लिए, थोड़ा बचाते थे, बाकी की कुछ चीज़ें ये वो ओवर टाइम आप विद एज आवर पेरेंट्स वो धीरे धीरे सेव करने लगते थे, राइट। आज पहले जॉब के साथ करने लगे, राइट। एंड आइडियली पैसा मूव होता है सेफर एसेट्स से रिस्कियर एसेट्स। मतलब जनरली यू स्टार्ट सेविंग FDs, कुछ कैश, कुछ गोल्ड, और फिर धीरे धीरे आप आपका एलोकेशन रिस्कियर एसेट में बढ़ाते हो। दैट्स हाउ इट्स द आइडियल वे ऑफ डूइंग थिंग्स। बट अभी ऐसे हो रहा है कि सारा पैसा डे वन से रिस्कियर एसेट्स में है। क्यों? बिकॉज लोगों को लगता है कि वही रिस्क है तो इश्क है वाला पॉइंट, राइट। 4-5 सालों में पैसा बढ़ गया तो वो यू टेस्ट दैट ब्लड, और अभी आपको वही करना है,
बार बार, राइट, एंड यू हैवंट सीन अ डाउन साइकिल. आज पिछले 6 महीने 1 साल में, और मे बी अगला 6 महीना 1 साल भी ऐसा ही होगा, जहाँ पे लोगों को पहली बार रियलाइज होगा कि नॉट एवरी टाइम पैसा विल ग्रो, और आपका पोर्टफोलियो थोड़ा सा अलग होना चाहिए. एंड अभी मुझे लगता है कि फैमिली में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जहाँ पे डिफरेंट टाइम होराइजन के लोग एक दूसरे से बात करते हैं. सो दैट्स व्हाई यू सी घर पे पेरेंट्स और बच्चों के बीच में फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी क्लैशेस है, बिकॉज उनके टाइम पे जो था मेथड और आज जो मेथड फॉलो हो रहा है उसमें डिफरेंस है. एंड आई एम नॉट सेइंग कि दोनों सही है या दोनों गलत है, बट अभी के टाइम पे एक मिडल ग्राउंड बहुत ज़रूरी है, राइट, जिसके लिए टॉप 1% जो इंडिया के लोग होते हैं जिनके पास बहुत पैसा है, उनके पास वेल्थ एडवाइजर है बताने के लिए. आपके और मेरे जैसों के पास कोई है नहीं बताने के लिए. एंड मे बी सम ऑफ अस कैन मेक दैट मिस्टेक, लर्न, बट बहुत सारे लोग वो मिस्टेक करने का अफोर्ड नहीं कर सकते, राइट. सो दैट्स द बिगर प्रॉब्लम. ओके, ये मिडिल ग्राउंड के बारे में बात करते हैं. पहले ये बताइए कि पापा मम्मी की मेंटालिटी क्या है, पापा मम्मी की जनरेशन की मेंटालिटी क्या है इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, और आज के जेन जीज की मेंटालिटी क्या है, और फिर हम एक मिडिल स्ट्रैटेजी भी क्रिएट करते हैं अभी, क्योंकि ऑनेस्टली ये एक बहुत ज़रूरी कॉन्वर्सेशन भी है, पर ये एक खतरनाक कॉन्वर्सेशन भी है. हाँ, घर टूट सकते हैं गलत इन्वेस्टमेंट्स की वजह से. राइट. तो एट आवर वेस्ट, मान लो आपके घर के लिए या मेरे घर के लिए अगर हमें इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बनानी होती, राइट, तो ड्रॉ आउट ऑल 3 केसेस. केस ए पेरेंट्स, केस बी जेन जी, राइट, केस सी मिडिल ग्राउंड. राइट. तो मैं अपनी केस बताता हूँ जी. मेरे पेरेंट्स हैव स्टार्टेड सेविंग फ्रॉम डे वन. पैसा बैंक अकाउंट में होता था, उसमें से जो भी मंथली खर्चा हुआ उसके बाद बचा हुआ पैसा एफडीज में जाता था. कोई डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स होते नहीं थे कि बड़ी बड़ी चीज़ें लेनी है, राइट. हर चीज़ों की प्लानिंग होती थी 4 या 5 साल पहले, राइट, कि मुझे टीवी लेना है, कार लेनी है, घर लेना है. 5, 10, 15 साल पहले की प्लानिंग होती थी, और उसके लिए बहुत सेविंग्स होती थी. लोन लेना अपने पेरेंट्स के टाइम पे वॉज अ थिंग कि यार इट वॉज लुक डाउन कि यार आप लोन क्यों ले रहे हो, राइट. दैट वॉज द केस. और लोगों ने धीरे धीरे ग्रेजुअली पैसा बढ़ाया, एंड देन दे स्टार्टेड इन्वेस्टिंग इनटू हाउस, फिर थोड़ा एक घर बनाया, कार बनाई, डिस्क्रिशनरी स्पेंड हुआ है. दैट्स हाउ द लास्ट 20-30 ईयर्स दैट आई हैव सीन माई पेरेंट्स डूइंग. इंटरेस्ट रेट्स और एफडी के रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते थे उनके लिए, बिकॉज वो एक ही इंस्ट्रूमेंट था जहां पर आप पैसे डालते हो. आगे बढ़ने से पहले झट से समझा दीजिए टीनेजर्स के लिए एफडी होता क्या है. एफडी इज द ओनली इंस्ट्रूमेंट इन इंडिया जिसने टाइम का पूरा टेस्ट पास किया है, जो 40, 50, 60 सालों से इंडिया में एग्जिस्ट करता है. इंडिया का फेवरेट एसेट क्लास है, जहाँ पर आप जब पैसा डालते हो वो पैसा बैंकों में होता है, विच आर RBI गवर्नड, तो 100% सेफ होता है, और हर बैंक में अप टू 5 लाख रुपीज़ इंश्योर होता है. तो अगर कभी खुदा ना खास्ता बैंक डूब जाती है तो आपका 5 लाख रुपए आपको RBI वापस करता है. और यहाँ पर एक इंटरेस्ट रेट होता है कि यार आपको हम एक डेफिनेट इंटरेस्ट रेट देंगे, भले ही मार्केट कहीं पर भी हो, इंडिया की इकोनॉमी भी कहीं पर भी हो, कोई भी हालत हो बैंक की, इतना पैसा तो आपको गारंटीड मिलेगा. सो वो एफडीज होता है. ओके, सेविंग्स अकाउंट और इसमें फ़र्क क्या है. सेविंग्स अकाउंट में आपका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होता है, आपका लॉक इन बहुत कम होता है. सेविंग्स अकाउंट का पैसा आप कभी भी यूज़ कर सकते हो. एफडी का पैसा लॉक होता है कुछ टाइम के लिए. मतलब आप बैंक को कह रहे हो कि 2 साल के लिए मेरे पैसे को रखो, और बैंक उसको लेता है, 2 साल के रखता है, एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है, और फिर वो उसको आगे लोन की तरह देता है, जिससे बैंक पैसा कमाता है, उसमें से कुछ पैसा वो आपको देता है. ओके, मतलब एक कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से आप एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हो बैंक के साथ, आप पैसे दे रहे हो बैंक को, राइट, ठीक है, और 2 साल बाद या 3 साल बाद जो भी वो टाइम पीरियड है, उसके बाद आपको एक प्रॉफिट मिल जाता है उन पैसों में से. उन पैसों पे. पर बैक एंड पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है. आपने कहा कि बैंक उसी पैसों को लेकर लोन देती है, क्योंकि बैंक के भी अलग अलग फंक्शन होते हैं. राइट, ये बैंक का एक सर्विस है. राइट. तो इस सर्विस में से बैंक को पैसा मिला आपके थ्रू, राइट, और फिर अलग अलग सर्विसेज होते हैं जैसे कि लोन्स एटसेट्रा. राइट. और उन लोन्स पर जो इंटरेस्ट बैंक कमाती है वो इंटरेस्ट को आपके साथ शेयर करती है. बिल्कुल करेक्ट. बिल्कुल. वो होता था पेरेंट्स के टाइम पे. जी. हमारे टाइम पे आई थिंक जनरेशन का ये भी एक चीज़ आ गई है कि एक सेफ्टी एसेट्स पेरेंट्स ने बना रखा है. आप 18, 19, 20 साल से कमाने लग गए हो, सैलरीज आर मच हायर, आपके बेसिक नीड्स सारे कवर है बिकॉज पेरेंट्स ने कवर कर रखे हैं, और डिजिटल कंजम्पशन बढ़ गया है, तो जिसकी वजह से रिस्कियर एसेट्स में, विच इज़ रिस्कियर दैन बैंक अकाउंट्स, रिस्कियर दैन एफडीज जो माने जाते हैं, वो हम करने लग गए फ्रॉम डे वन, राइट. सो मेरे पहले सैलरी से मुझे याद है कि मैंने स्टॉक्स खरीदने लग गया था,
बिकॉज आई वॉन्टेड टू लुक डिफरेंट कि यार जो पेरेंट्स करते थे वो बहुत बोरिंग चीज़ है, राइट? मैं कुछ अलग करूँगा और मुझे पैसा जल्दी कमाना है, मुझे पैसा 10x ग्रो करना है। अगर वो पैसा 10x ग्रो करने के लिए मुझे एफडी में रखना हो तो मुझे 5, 6, 10 साल रखना पड़ेगा। इतना पेशेंस मुझ में है नहीं। और वो मेंटालिटी हो गई हमारी कि यार चीज़ें थोड़ी फास्ट करनी है, राइट? लाइफ छोटी है, राइट? तो आई वांट टू ग्रो माय मनी फास्ट। और लकीली पिछले 4-5 सालों में डिजिटल चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल अवेयरनेस काफ़ी बढ़ गया। दो ये थोड़ा सरफेस लेवल पे है सारा अवेयरनेस, डेप्थ में कोई जाता नहीं है, बताता नहीं है। और उसके साथ फिर हम ये स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, क्रिप्टो, बाकी की सारी चीज़ों में इन्वेस्ट करने लग गए, राइट? एंड जैसे मैंने बोला कि पहले 3-4 साल में बहुत मज़ा आया, बिकॉज जब भी आपने पैसा डाला वो ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको, और आपको लग रहा है कि ये यहाँ से और ऊपर जाएगा। बट देन आई थिंक पिछले 1-1.5 साल में जो हो रहा है, जिसकी वजह से देर इज़ अ डाउन टर्न, पीपल आर सेइंग रिसेशंस हो रहे हैं, कंपनी के ले ऑफ्स हो रहे हैं, राइट? ये सारी चीज़ों में वो पैसा बढ़ नहीं रहा है उतना, एंड आपके पास कोई सेफर एसेट नहीं है जिस पे आप रिलाय कर सकते हो कि यार ये पैसा मार्केट कुछ भी हो तो मेरा ग्रो करेगा। नाउ दैट क्रिएट्स अ टेंशन। लाइक मुझे याद है जब मैंने क्रिप्टो में पैसा डाला था और जब क्रिप्टो ग्रो नहीं कर रहा था, इट वॉज सो मच प्रेशर कि मैं ना मेरे काम पे फोकस कर पा रहा था, ना मैं मेरे हेल्थ पे फोकस कर पा रहा था, ना मैं मेरे फैमिली पे फोकस कर पा रहा था, बिकॉज दिमाग में बस पूरा टाइम वही चल रहा था कि यार ये पैसा डूब जाएगा। जब हम स्पेशली पॉडकास्ट पे या अगर हम न्यूज़ पे भी ये कंज्यूम करें, ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से एसोसिएटेड लोग हमेशा ये प्रोजेक्ट करेंगे कि यार अभी भारत के अगले 10 साल है, 20 साल है, जो सही है, मैं भी देशभक्त हूँ, आप भी देशभक्त हो, 100%। हमारे लिसनर्स भी देशभक्त हैं, पर इसी मेंटालिटी को लेकर ना कि यार अभी अगले 20 साल भारत के, आई थिंक काफी सारे लोग रिस्की इन्वेस्टमेंट्स करने लगते हैं। राइट, एम आई करेक्ट इन सेइंग दैट? एब्सोल्युटली। ओके, तो ये भी एड्रेस करते हैं थोड़ा, क्योंकि ये मेरी मेंटालिटी भी है। पर इज इट द करेक्ट पर्सनल फाइनेंस स्ट्रैटेजी? इंडिया विल ग्रो, इंडिया की स्टोरी सबसे अच्छी होगी, ये जी। मैं भी मानता हूँ जी। बट आप आपके पर्सनल फाइनेंस कैसे मैनेज कर रहे हो वर्सेस कोई और कैसे मैनेज कर रहा है, इसमें बहुत डिफरेंस होता है। इट इज़ वेरी पर्सनलाइज थिंग्स कि मेरे रिक्वायरमेंट्स क्या है। हम थोड़ा सा फोमो में चले गए कि यार मुझे लोगों ने फटाफट पैसा बनाया, मुझे भी पैसा बनाना है। मुझे लगता है कि यार फाइनेंस में से अगर आप फोमो हटा दो तो आप आपके नीड्स और गोल्स पे फोकस करोगे, और जज्बात भी हटा दो। हाँ एग्जैक्टली, जज्बात और फोमो अगर दोनों हटा दो तो आप बहुत रैशनली आपके नीड्स क्या है और गोल्स क्या है इन पे फोकस करोगे। और यहाँ पे मुझे लगता है कि एक पैटर्न जो हमेशा उभर के आता है कि आपका पोर्टफोलियो अलोकेशन होना चाहिए इन फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स विच आर स्लाइटली रिस्कियर लाइक स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड एंड अदर प्लेसेस। वो मुझे लगता है ये परसेंटेज कितना होना चाहिए ये अलग अलग है। मेरे हिसाब से मेरे लिए 60-65% मेरा पैसा फिक्स्ड रिटर्न इन्वेस्टमेंट्स में होता है, जो कुछ भी हो जाए मुझे एक गारंटीड रिटर्न देगा, राइट? और बाकी 30-40% पैसा उन जगह पर होता है विच कुड ग्रो 2x 3x 4x, राइट? और ये है वो मिडिल ग्राउंड जो सबको फॉलो करना चाहिए। आपको बताता हूँ कि यूएस का जो सबसे बड़ा फंड है वैनगार्ड, राइट? वैनगार्ड का सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट है वो है रिटायरमेंट प्रोडक्ट, जिसमें लोग 25 से 30 साल में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं अप टू देयर रिटायरमेंट। और उसमें ऐसे होता है कि जैसे जैसे आप विथ एज उसमें आपका जो डेट या फिक्स इनकम वाला जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ते जाता है ऑटोमेटिकली, और रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स कम होते जाते हैं। तो पीपल स्टार्ट विथ 20-25% फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स व्हेन दे आर एट 18-20। एक मिनट, 20-25% मतलब उनकी सैलरी का 20-25%? हाँ, आपके सेविंग्स का 20 से 25% आपने फिक्स रिटर्न में रखना चाहिए। फिक्स जो भारत का एफडी है, जो भारत का एफडीज है, जो भारत का गोल्ड है, जी जी जी, ओके। सो ये आपका 20 से 25% होना चाहिए। और जैसे जैसे रिटायरमेंट आता है वो परसेंटेज बढ़ के 100% हो जाना चाहिए, बिकॉज आफ्टर 60-65 आपको 10x 20x रिटर्न्स की ज़रूरत नहीं है। यू वांट वेरी पीसफुल कंफर्टेबल लाइफ जहाँ पर सारा पैसा गारंटीड आपको आ रहा है। सो आई थिंक दैट्स हाउ द पैटर्न हैज़ इवॉल्व्ड, और ये सब लोग करते हैं। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी जनरेशन है, आपकी और मेरी, जिन्होंने 4-5 साल में ये देखा नहीं है, नाउ विद दिस फर्स्ट साइकिल उन लोगों में वो फीलिंग्स आ रही है कि अब मुझे पैसा अलॉकेट करना है। मैं सारा पैसा रिस्कियर एसेट्स में नहीं रख सकता हूँ, बिकॉज मुझे पता नहीं जब पैसों की ज़रूरत होगी तब मार्केट ऊपर होगा या नीचे होगा, तब क्रिप्टो के रेट्स अच्छे होंगे या बुरे होंगे, राइट? सो आई विल नॉट बी एबल टू डू दिस। लोगों ने फिर भी इसमें 6-8 महीने 10 में भी कुछ साल निकाल लिए, बिकॉज लोन भी आसान हो गया इंडिया में,
राइट, विच वॉज नॉट वेरी इजी इन द पास्ट, राइट. सो मुझे लगता है कि ये वो मिडिल ग्राउंड है जो हम सारों ने लेना चाहिए. और अभी आई थिंक ये वो टाइम है कि जो 3-4-5 करोड़ रिटेल इन्वेस्टर पिछले 4-5 साल में पहली बार आए हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, जिनके लिए समझना बहुत ज़रूरी है. ओके, आपने कुछ की पॉइंट्स कहे हैं, मैं दोहराऊंगा, ठीक है, एंड प्लीज़ ऐड अगर मैंने कुछ मिस आउट कर दिया है. पहले तो डेफिनेटली एक सेफ्टी बेस्ड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. जो प्रिडिक्टेबल इन्वेस्टमेंट्स है वो होने ही चाहिए, चाहे आप कितने भी अमीर हो, चाहे आप कितने भी गरीब हो. गोल्ड, रियल एस्टेट, एफडी, ये बहुत ट्रेडिशनल सेफ ट्राइड एंड टेस्टेड मेथड्स है. तो प्रायोरिटाइज दिस. 50 से 60% आपका पैसा वहाँ ठहराना चाहिए आपको, रफली. करेक्ट? राइट. चेंज करना चाहोगे? नहीं, बिल्कुल. दूसरा पॉइंट, जज्बात को, देशभक्ति को और फोमो को साइड में रखो, स्पेशली जब आप पर्सनल फाइनेंस में घुस रहे हो तब. राइट. आपने शोले देखी हुई है? मैंने देखी. शोले में वीरू कैसे एकदम पागल और जय कैसे एकदम स्थिर. राइट. पर्सनल फाइनेंस में आपको जय की तरह बनना चाहिए. राइट. करेक्ट? राइट. वांट टू ऐड एनीथिंग? नो, दिस परफेक्ट. ओके. थोड़ा अनइमोशनल बनो, बोरिंग बनो, ठीक है. थर्ड पॉइंट मैं एक्चुअली आपसे पूछना चाहूंगा, स्पेशली जो जेनजीज है, सोशल मीडिया की वजह से, ग्लैमर की वजह से हर किसी को फेरारी लेनी है, लैम्बोर्गिनी लेनी है. पर्सनल फाइनेंस के थ्रू क्या ऐसी एक स्ट्रैटेजी हो सकती है जहां आप पैसों को बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हो? मैं आपको बताता हूं कि एक चीज जो मैंने सीखी है पिछले 2-3 सालों में जी, कि अगर आप अबव एवरेज रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे ला पाओ और लंबे टाइम के लिए ला पाओ, आई थिंक आपका पैसा बहुत बनेगा. एक स्टडी बताता हूँ, एक म्यूचुअल फंड कंपनी ने इंडिया में एक स्टडी की थी जी. जिस म्यूचुअल फंड के रिटर्न 12% है, राइट, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट उनमें जिस इन्वेस्टर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया है वो रिटर्न सिर्फ 8% है. और ऐसा क्यों, ये सबसे बड़ा सवाल है. बिकॉज लोगों ने जब एंट्री की म्यूचुअल फंड में, उस म्यूचुअल फंड में, और लोगों ने जब एग्जिट किया, वो टाइमिंग्स इतने गलत थे कि आपका पैसा सिर्फ 8% बना, भले ही उस म्यूचुअल फंड ने 12% बनाया. तो मुझे लगता है कि कंसिस्टेंसी और पेशेंस बहुत ज़रूरी है. अब मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि इन्वेस्टमेंट से आपकी फरारी बन जाएगी, नहीं बन जाएगी, बट मैं इतना पक्का बोल सकता हूँ कि आपकी जो भी गोल्स हो, अगर आप गोल्स की तरफ प्लान करो और पेशेंस रखो तो वो गोल बन जाएंगे. नाउ वो गोल कितने रियलिस्टिक है वो इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है. अगर मेगा पैसे बनाकर सच में लैम्बोर्गिनी लेनी है, फरारी लेनी है, आइलैंड खरीदना है, तो शायद आपको बिजनेस करना पड़ेगा. राइट. करेक्ट? राइट. बिजनेस हर किसी के बस की बात नहीं होती. शायद लिटरली जितने भी इंसान मिले मुझे आज तक, मे बी ओनली 1-3% लोग आर केपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड रनिंग बिजनेसेस. बहुत ब्रूटल चीज़ होती है, बहुत मेंटल हेल्थ बैटल्स होते हैं. तो क्या आपको सच में फरारी, लैम्बोर्गिनी चाहिए? खुद से ये भी पूछिए, क्योंकि जब आप मरोगे आप फरारी को याद नहीं करोगे, आप अपनी फैमिली को याद करोगे. तो रियली आस्क योरसेल्फ, यहाँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन ज़्यादा ज़रूरी है. और ये मैं स्पेशली जेनजीज को एड्रेस कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं भी यंग था मेरे भी सपने ऐसे ही थे, लैम्बोर्गिनी लेनी है, ये वो. वैसे अभी भी सपने अभी ले सकते हैं वैसे, पर अभी मन नहीं करता. राइट. बट मैं एक चीज़ बताता हूँ, आपने विल स्मिथ की एक बुक है, उस बुक में विल स्मिथ बोलता है कि यार व्हेन आई वाज ब्रोक, राइट, तब मेरे एम्बिशन थे कि बहुत पैसा कमाना है. करेक्ट. बट जब मेरे पास बहुत पैसा आ गया, आई एम स्टिल डिप्रेस बिकॉज अभी मेरे पास कोई होप नहीं है. तो मुझे लगता है कि एक होप होना बहुत जरूरी है, कि एक फरारी की होप हो, एक बड़े घर की होप हो, बिकॉज वो होप आपको ड्राइव करता रहेगा. राइट. बट वो मुझे लगता है कि ये गारंटी नहीं कि जैसे आपका वो सपना पूरा हो आप बहुत खुश हो जाओगे. आई डोंट थिंक दैट. एक थोड़ा पर्सनल एनेक्डोट देना चाहूँगा जो फाइनेंस से शायद रिलेटेड नहीं है. आई थिंक जब आपके पास पैसे आ जाते हैं ना, आप फैमिली की कदर करने लगते हो. राइट. और प्यार की कदर करने लगते हो. राइट. रिलेशनशिप्स, दोस्ती, जो बचपन में आपके लिए ज़रूरी चीज़ें होती थी उनकी कदर फिर से करने लगते हो. राइट. पर हर किसी का एक फेज होता है जहाँ उन्हें लगता है कि पैसा, फेम, सब कुछ है, यही सब कुछ होता है. बट इट्स इंपॉर्टेंट, वो फेज भी इंपॉर्टेंट होता है. और बहुत सारे हमारे लिसनर्स शायद उस फेज में अभी जोन्ड इन है. राइट. तो नो प्रॉब्लम, पर बहुत ज़्यादा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करो, फरारी, लैम्बोर्गिनी के पीछे मत भागो. राइट. और मुझे लगता है कि यार अपने को किसी और से कंपेयर करना इज द ईजीएस्ट थिंग बट द बिगेस्ट फ्लॉ. वो नहीं करना चाहिए. अगर वो करोगे तो फोमो में फिर, बिकॉज उन्होंने जितना फास्ट पैसा बनाया वो पैसा उतना ही फ्रेजाइल होता है, वो उतना ही फास्ट जाएगा. राइट. आपको आपके गोल्स देखने, और मुझे लगता है कि दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और मुझे लगता है कि अभी थोड़ा सा
लोगों ने, कंपनीज ने, इन्फ्लुएंसर्स ने थोड़ा उस पर फोकस करना चाहिए कि यार हर एक के अपने अपने नीड्स अलग अलग है और उस हिसाब से करना ज़रूरी है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे लिए प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई वेल्थ एडवाइज़र है नहीं। मुझे वेल्थ के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कुछ बात करनी है आपसे, बहुत डीपली जाकर ब्रेक डाउन करना है, पर उससे पहले 2 चीज़ें कहना चाहूँगा। जब ये पूरा पर्सनल फाइनेंस का वेव चल रहा था, इन्फ्लुएंसर्स का वेव चल रहा था यूट्यूब पर, मुझे बहुत अच्छा लगा कि लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन मिल रही है, भारत को एजुकेशन मिल रही है। पर मैं साथ में ये भी डेफिनेटली सोच रहा था कि हर कोई ये सिखा रहा है कि पैसों को मल्टीप्लाई कैसे करे, पर कोई भी ये नहीं सिखा रहा है कि पैसों को कमाए कैसे। वो एक पूरी तरह से अलग स्किल होती है। करियर स्किल्स, बिजनेस स्किल्स, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों से आप पैसे कमा सकते हो। और अकॉर्डिंग टू मी वो शायद एटलीस्ट मेरे लिए, मेरे लाइफ एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ज़्यादा ज़रूरी स्किल है। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आप सीख लोगे पॉडकास्ट के थ्रू, पर पहले ये सीखें कि पैसे कमाए कैसे, खुद को इम्प्रूव कैसे करें। सहमत हो? नो, 100%। मुझे लगता है कि 2-3 चीज़ें बहुत क्रिटिकल है जो हमारे एजुकेशन में मिसिंग है। मुझे लगता है कि ये 2-3 सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट रहे कि आप किससे शादी करते हो, आप किस सिटी में रहते हो, आप किस करियर को चूज करते हो, और आप कैसे इन्वेस्टमेंट करते हो। ये लाइफ के 4 सबसे बड़े सवाल है मेरे हिसाब से, और ये चारों सवाल हमें कभी नहीं सिखाए गए। अनफॉर्चुनेटली हमें अपने खुद के एक्सपीरियंस से सीखना पड़ता है। नाउ विथ डिजिटल कंटेंट, आपके जैसे लोग जब बताते हैं एक्सपीरियंस, थोड़ा लर्निंग उससे आता है, राइट। बट ये एक पीस है जो बहुत मिसिंग है, और मुझे लगता है कि इन पे फोकस होना चाहिए रादर देन ओनली मल्टीप्लाइंग मनी। मल्टीप्लाइंग मनी इज वेरी इजी वे टू अट्रैक्ट व्यूअर्स, राइट, बट ये बाकी की चीज़ें उतनी क्रिटिकल है। ओके, आगे बढ़ने से पहले मेरा एक फेवरेट सॉन्ग है, मेरे एक फेवरेट रैपर है, उनका नाम है जे कोल। उनका एक सॉन्ग है लव योर्स। उस गाने के लिरिक्स बेसिकली ये है कि चाहे जितना भी बड़ा आपका घर है, किसी और का घर आपके घर से बड़ा होने वाला है, पर ये ज़रूरी नहीं है। ये ज़रूरी है कि उस घर के अंदर के लोग आपसे कितना प्यार करते हैं। Absolutely. फिर ये कहते हैं कि चाहे आपकी गाड़ी जितनी भी बड़ी हो, उससे भी बेहतर गाड़ी किसी की होगी, पर आपके अंदर जितना कॉन्फिडेंस है वो मैटर करता है। Right. सो देयर इज नो सच थिंग एज अ लाइफ दैट्स बेटर देन योर्स। Right. बट जिंदगी का फर्स्ट रूल ये होता है कि खुद की जिंदगी से प्यार करो, फिर पैसों के बारे में सोचो, नॉलेज अपनाओ, नॉलेज को यूज करो, और फिर पैसों को मल्टीप्लाई करो। Right. ओके, अभी हम पैसों को मल्टीप्लाई करने की बातें करेंगे, और डेफिनेटली ये मैंने धोनी से सीखा है। धोनी ये कहते हैं कि अगर लाइफ में कोई भी गलतियां करी, तो आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती सिर्फ ये होगी कि अगर आपने उन गलतियों को स्टडी नहीं किया। Yeah. और आप ये कह रहे हो कि अभी बहुत सारे लोगों ने पैसों को लेकर बहुत सारी गलतियां की हैं पिछले 3-4 सालों में। मल्टीप्लाई भी किया है, पैसों के बारे में सीखा भी है, Right. और गलतियां भी करी। आप अभी इस कॉन्वर्सेशन को आगे कैसे लेना चाहोगे? सो मुझे लगता है आई थिंक एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है बात करने के लिए कि ये आर्ट ऑफ मनी मेकिंग है क्या। और मुझे लगता है कि ये सिर्फ एक ही आर्ट है जो नेगेटिव आर्ट है, और मैं बताता हूँ नेगेटिव का मतलब क्या है। ये आर्ट वो है कि जो आप उतना बेहतर कर पाओगे जितने आप गलतियों को कम करोगे। आपको नई चीज़ें सीखने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो जनरेशन है जिसने 4-5 सालों में बहुत सारी चीज़ें सीखी है, समझी है, ट्राई की है, गलतियाँ की है, मुझे लगता है कि एक इंट्रोस्पेक्शन वो ज़रूरी है कि मेरी गलतियाँ कहाँ हैं, और बस उनको हटा दो। आपको कोई नई चीज़ सीखने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि अगर व्यूअर्स ये देख रहे हैं कि कोई एक मंत्रा मिल जाएगा कि जिससे आप पैसा 2 गुना या 4 गुना हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। बट आप आपकी गलतियाँ कम करो कि यार पेशेंस कितना इंपॉर्टेंट है, फोमो हटाना कितना इंपॉर्टेंट है, लंबे टाइम के लिए इन्वेस्टेड रहना कितना इंपॉर्टेंट है, पोर्टफोलियो अलोकेशन कितना। सो जो गलतियाँ 4-5 सालों में की है, मुझे लगता है कि वो हटाओ, और वो सबसे इंपॉर्टेंट स्किल सेट है। आपका पैसा वैसे ही बहुत अच्छे से बढ़ेगा, और पैसा बढ़ने के साथ जो मेंटल पीस है वो आएगा। ओके, अभी डीप चलते हैं, ठीक है। भारत में अभी हो रहा क्या है, स्पेशली जब गवर्नमेंट बात करती है तो जीडीपी ग्रोथ के बारे में चर्चा होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा, बट असली भारत में क्या हो रहा है, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, चेन्नई के बाहर? सो मैं कुछ नंबर्स बताता हूँ आपको। 200 मिलियन लोग हैं, 20 करोड़ लोग हैं जिनके पास, 20 करोड़ से ज़्यादा जिनके पास एफडीज है इंडिया में। और इनमें से बहुत सारे लोग आपके टियर 1, टियर 2 और छोटी छोटे सिटीज़ में, गाँव में रहते हैं, राइट। जो लोग जिन्होंने अभी बैंक अकाउंट बनाया है, जो लोग एफडीज में इन्वेस्ट करने लगे हैं, ये सारी चीज़ें करने लगे। मुझे लगता है ये जो इंडिया का बीच का पूरा मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास जो है, इनका पैसा बहुत फास्ट बन रहा है।
बिकॉज देर आर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर दिस पीपल, राइट? इंटरनेट के वजह से, मोबाइल के वजह से, इंडिया की ग्रोथ की वजह से इन सारों का पैसा विल ग्रो फास्टर दैन द टॉप पीपल, टॉप 1% ऑफ इंडिया. और ये मुझे लगता है कि बहुत रेवोल्यूशनरी है इंडिया के लिए, बिकॉज दिस मनी, राइट, ये वाला जो वर्किंग फोर्स है, राइट, दिस विल ड्राइव द मोस्ट ऑफ द ग्रोथ फॉर इंडिया. ये मैं एग्जैक्टली नहीं समझा आपने ये क्यों कहा कि ये स्लैब का पैसा मल्टीप्लाई करेगा एट अ फास्टर रेट देन टॉप 1%. Right. मतलब टॉप 1% क्या कर रहा है? नहीं, टॉप 1% के पास ऑलरेडी बहुत है, राइट? सो आई एम जस्ट सेइंग द ग्रोथ Okay, फॉर दीज पीपल. 100 का 200 होना इज वेरी आसान देन 10,000 का 12,000 होना, राइट? सो मुझे लग रहा है कि वो बहुत बढ़ने वाला है. बट उसके साथ यही प्रॉब्लम आएगा कि इन लोगों को विथ, जब इनके पास पैसा ज़्यादा होगा, गाइड कैसे करेगा, कौन बताएगा इनको? आज जो टॉप 1% ऑफ इंडिया है उनको गाइड करने के लिए वेल्थ मैनेजर्स है, बहुत सारे लोग हैं, बट इनको गाइड करने के लिए कौन है? इज़ वेयर आई थिंक इस विजन के साथ भी हमने स्टेबल मनी शुरू किया है, राइट? कि यार ये जो 200 मिलियन है और 300 मिलियन का लोग होने वाले जिनका पैसा बढ़ने वाला है, इनको सही एडवाइस कैसे दी जाए, इनको सही प्रोडक्ट्स कैसे बताया जाए और कैसे आसान किया जाए. सिर्फ 200 मिलियन क्यों है? अगर भारत की आबादी 1.4 1.5 बिलियन और आप कह रहे हो कि सिर्फ 200 मिलियन लोग यूज कर रहे हैं, बाकी का क्या? हाँ, सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि दिस इज द प्रॉपर पिरामिड दैट यू विल फाइंड इन एनी कंट्री. इंडिया में ये 200 मिलियन वाला बेस इज द फर्स्ट थिंग दैट विल गेट अपग्रेडेड फास्टर. 200 मिलियन हमारे देश का मिडिल क्लास है. 200 मिलियन हमारे देश का मिडिल क्लास, और शायद आप लोअर मिडिल क्लास मान लो, वो है, राइट? जो मिडिल क्लास बनेगा, और ये मिडिल क्लास में भी शायद स्लाइटली अपर मिडिल क्लास बनेगा, बट हाँ, मोटा मोटी इतना नंबर है. ओके. और ये मुझे लग रहा है कि दिस इज अ वेरी बैकबोन ऑफ इंडिया. क्यों? राइट? बिकॉज ये मतलब इनके साथ नीचे के लोगों को भी दे विल स्टार्ट ड्राइविंग, राइट? वो फेज कब स्टार्ट होगा? आई थिंक मुझे लगता है इट विल टेक 5 to 10 years फॉर इट टू कम्प्लीटली स्केल अप, और जो आपका नीचे का बेस है वो धीरे धीरे ऊपर बनेगा. बिकॉज ये थोड़ा सा टॉप टू बॉटम स्ट्रैटेजी होती है, राइट? कि जो मतलब पहले वो वाला टॉप 1% का पैसा बनता है, फिर नीचे बनता है, फिर नीचे बनता है. आई थिंक दैट्स हाउ इट विल गो. तो ये वाली कॉन्वर्सेशन बेसिकली मिडिल क्लास फोकस्ड कॉन्वर्सेशन है, राइट? इवन आई वुड गो एज फार एज सेइंग लोअर मिडिल क्लास कॉन्वर्सेशन. लोअर मिडिल क्लास, बिकॉज वो लोग मिडिल क्लास बनने वाले बहुत जल्दी. ओके. फिर आप एक एवरीडे एग्जांपल लेकर बताइए अपने छोटे भाइयों को, बहनों को, जो 22 साल के, 23 साल के, जो महीने के 20,000 रुपए कमा रहे हैं, राइट, एज सैलरी. कैसे डिवाइड करोगे आप पैसे, इंक्लूडिंग घर का खर्चा? हाँ, तो मुझे लगता है 22,000 में से मैं वो वाले स्पेंड्स हटा देता हूँ जो बहुत ज़रूरी है. जैसे आपका रहने का, खाने का, ट्रैवल का, ट्रांसपोर्ट का खर्चा जो बहुत ज़रूरी है. लेट्स से कि 22,000 में से वो 7,000 रुपये आपका खर्चा, 15,000 बचे. अब इस 15,000 की प्लानिंग करनी है. इस 15,000 में से मैं रखूँगा 7 से 8,000 रुपये उन जगहों पर जो मुझे कंसिस्टेंटली रिटर्न देगा. जैसे FDs हो गए, गोल्ड्स हो गए, राइट? या आपके बैंक में है पैसा इमरजेंसी फंड की तरह के, सो वो 7 से 8,000 रुपये. बाकी का जो बचा हुआ पैसा है, वो पैसा आप कोई शॉर्ट टर्म गोल के लिए या फिर बहुत लंबे टर्म के स्लाइटली रिस्कियर इन्वेस्टमेंट्स के लिए रख सकते हो. सो 22,000 में से 7-8 हज़ार रुपये का आपका खर्चा हो गया. 15,000 में से 7-8 हज़ार रुपये आपने सेफर एसेट्स में रखे, और बचे हुए जो 5-6 हज़ार रुपये, वो पैसा मुझे लगता है कि आप डिवाइड कर सकते हो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में, या किसी और शॉर्ट टर्म नीड के लिए, इमरजेंसी फंड के लिए. पता है इसी कैटेगरी में ये जो बचा हुआ पैसा है, जहाँ आप कह रहे हो कि थोड़ा मीडियम रिस्क वाले एसेट्स में डाल दो, स्पेशली 22 से लेकर शायद 26-27 तक, क्योंकि तब आपकी शादी की बातें होने लगती है फैमिली में, राइट? उसके पहले ये मुझे गौरव कपूर ने बताया था, जो एक बहुत अच्छे इन्वेस्टर है इंडिया में. Right. सैफ अली खान ने भी यही एडवाइस दी थी कि 22 से 26 या 27 तक खुद में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कीजिए. Right. किताबें खरीदिए, कोर्सेज कीजिए ऑनलाइन. आई थिंक अभी इंडियन कोर्सेज का ज़माना आने वाला है. राइट. हम भी प्रिपेयर कर रहे हैं वैसे. पर खुद के स्किल सेट पर बहुत ज़्यादा काम कीजिए, सॉफ्ट स्किल्स पर काम कीजिए. पता है लोग ना आजकल बहुत ये कह रहे हैं कि नहीं मुझे इंग्लिश नहीं सीखनी, नहीं हिंदी हमारी मातृभाषा है. यार हिंदी बहुत ज़रूरी है, हिंदी नंबर 1 लैंग्वेज है. पर अगर आपको अमीर बनना है ना आज के ज़माने में, इंग्लिश एक स्किल होती है. आप ना ही अर्बन सेंटर्स में ग्रोथ पाओगे, पर शायद इंडिया के बाहर भी आपको ग्रोथ मिलेगी इंग्लिश सीखने के थ्रू. ये मुझे लगता है कि नॉट
नॉट ओनली आपको इंग्लिश इसलिए ज़रूरी है कि आपकी ग्रोथ होगी, मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया की बाहर हो रही है जी। वो अगर आपको समझनी भी है तो उसके लिए भी आपको इंग्लिश आना ज़रूरी है, राइट? सो ये बहुत सही है। आई थिंक ये एडवाइस मैं लेके जाऊँगा इस पॉडकास्ट से कि एक पैसा आपको आपके पर्सनल ग्रोथ के लिए भी इन्वेस्ट करना है, और वो ज़्यादा होना चाहिए जब आपकी एज कम हो। रॉनी स्क्रूवाला ने कहा था कि आज के ज़माने में एजुकेशन एक्चुअली कॉलेज के बाद स्टार्ट होती है। राइट। जो भी चीज़ों से आपको पैसा मिलेगा वो आपको खुद सीखनी पड़ेगी 22 साल की उम्र के बाद। दैट इज़ द ट्रूथ। कॉलेज में हम नहीं सीखोगे ये सब। मुझे लगता है आई थिंक कॉलेज ने हमको सिर्फ नेटवर्क दिया है या दोस्त दिया है। दोस्ती है, दोस्ती, प्यार, राइट। मतलब ये जो इमोशनल चीज़ है वो मिलती है कॉलेज से, स्किल सेट्स नहीं मिलते। और इसलिए आई तो पर्सनली फील कि जो आपने कहा कि वो जो पैसे बचते थोड़ा सा खुद पे खर्चा करो। राइट। वुड यू से, क्योंकि बहुत सारे लोग हार्ड वायर्ड होते हैं मास्टर्स करने के लिए, MBA करने के लिए। मैंने खुद MBA नहीं किया, मैंने भी नहीं किया। आई फील इट वॉज अ गुड थिंग फॉर मी। राइट। आई डोंट नो हाउ यू फील अबाउट MBA। मुझे लगता है आई थिंक इंडिया वो टाइम पे है आज कि जहाँ पर आप कुछ करके खुद का MBA बना लोगे। वही यार, गिव योर सेल्फ अ चांस, बिजनेस शुरू करो, किसी दोस्तों के साथ बिजनेस करो, या कोई लोग बिजनेस कर रहे हैं वहाँ पे ज्वाइन करो, राइट? और वहाँ से सीखो, राइट? वो बेहतर MBA है देन गोइंग फॉर एन MBA। थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि हम ये भैया ओरिएंटेड कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, पर मैंने ये नोटिस किया, हर किसी में नहीं पर बहुत सारों में, मोस्टली जो IIM के बाहर की MBA कोचिंग होती है ना, वो आपको हल्के से करियर वाइज थोड़ी सी लिमिट कर सकती है। कर देती नहीं, कर सकती है, वो पॉसिबिलिटी होती है। क्यों आपको ये लगता है कि करियर का माइंडसेट सिर्फ आपको अपने MBA की किताबों से मिलेगा, एटसेट्रा एटसेट्रा, पर दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है। एंड व्हेन आई लुक बैक, अभी मैं 30 साल का हो गया हूँ, पिछले 8 सालों में जितना मैंने सीखा है, आई एम 100% श्योर आई वुडंट हैव बीन एबल टू लर्न फ्रॉम MBA कॉलेज। और अभी भी हम भी जो स्टार्टअप्स में हायर करते हैं, और आपको पता है अभी इंडिया में स्टार्टअप्स का बूम है, सारे लोग स्टार्टअप्स में ज्वाइन कर रहे हैं। जब हम भी हायर करते तो हम ये नहीं देखते कि कौन से कॉलेज से है, MBA है नहीं है, हम ये देखते कि एक्सपीरियंस क्या है, कैपेबिलिटीज़ क्या है, वो एटीट्यूड क्या है। वो चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गई, और वो मुझे लगता है कि आपको करके व्हेन यू गो थ्रू दैट हसल, और वो हसल के लिए मुझे लगता है कि आई थिंक खुद कुछ करना ज़रूरी है रादर देन कंप्लीटली रिलाइंग ऑन कोर्सेस। कभी कभी ना जिंदगी में पापा और मम्मी की एडवाइस नहीं लेनी चाहिए कुछ मोमेंट्स में। आपके पेरेंट्स बहुत कुछ जानते हैं, आपका भला चाहते हैं, पर कुछ मोमेंट्स में ना उनकी जनरेशन हमारी जनरेशन से अलग है। अगर करियर एडवाइस चाहिए तो जो लोग 30s में हैं, जो आपके भैया दीदी के एज के हैं, उनसे एडवाइस लीजिए। और इसी में बहुत सारी फाइट होती है। आई थिंक मेरे और मेरे पापा की फाइट भी यही होती है कि जो चीज़ें उनके लिए बहुत डिफिकल्ट थी, वो चीज़ें बाय जस्ट द एरा हैज़ चेंज आसान हो गई है हमारे लिए। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, या एक जॉब से दूसरे जॉब में शिफ्ट करना, या फिर एजुकेशन कंप्लीट नहीं करने के बावजूद भी अच्छा पैसा कमाना, राइट? अगर आपके मार्क्स कम भी है तो भी आज जो बहुत सारे लोग अपने करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आई डोंट थिंक वो लोग टॉपर्स है, राइट? सो ये सारी चीज़ें, अपॉर्चुनिटीज़ मिलना बहुत आसान हो गया, जो नहीं था। इसीलिए अपने पापा लोगों ने 15-15, 20-20 साल एक ही कंपनी में काम किया है, राइट? और वहाँ से रिटायर हुआ है, जो आई थिंक अभी के जनरेशन में ज़रूरी नहीं है। सो मुझे लगता है कि वो गैप है। आई थिंक आई एम श्योर अपनी पेरेंट्स वाली जनरेशन भी समझ रही होगी, बट हमको भी समझना ज़रूरी है कि यार वो जो आप बोल रहे हैं, राइट, हर चीज़ वी शुड नॉट फॉलो टू द टी, जो अपने पेरेंट्स बता रहे हैं। या किसी की भी बात है 100% फॉलो नहीं करनी चाहिए, मेरी भी नहीं, इनकी भी नहीं, किसी की भी नहीं। लाइक वो थोड़ा एक सेल्फ डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी होनी चाहिए आप में, कि यार हर किसी की बातें सुनो, एंड में खुद की डिसीजन करो, कैलकुलेटेड डिसीजन, पर उसके लिए नॉलेज को अपनाना बहुत ज़रूरी है। इसे मैं ये भी मानता हूँ कि जो पॉडकास्ट सुनने वाली जनता है ना, वो नॉलेज अपना रही है, फिर एट द एंड ऑफ द डे वो सही डिसीजन लेगी, क्योंकि अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिलते हैं पॉडकास्ट। आपको फ्रेमवर्क्स लेना है कि यार मुझे पता है कि यार डिसीजन लेने के 3-4 फ्रेमवर्क्स है, अब उसमें मैं मेरे वेरिएबल्स डालता हूँ और देखता हूँ कि मेरे लिए डिसीजन क्या आता है। कोई और आपके लिए डिसीजन नहीं लेगा। शायद ये लाइफ की सबसे ज़रूरी स्किल होती है, राइट, हाउ टू टेक करेक्ट डिसीजंस, राइट। और मुझे लगता है कि डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए अपने आइदर कोर्सेज में या फिर क्लासेस में या एजुकेशन सिस्टम में, कि यार अगर आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसीजंस लेने हैं, दिस इज हाउ यू शुड थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट। वाह, ओके। मतलब ये आप कह रहे हो कि अलग सब्जेक्ट ही होना चाहिए डिसीजन मेकिंग। 100% वेरी ट्रू। ओके, जो पापा मम्मी की जनरेशन है, आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? वन, रिलेटेड टू करियर्स, मॉडर्न डे करियर्स, उनको क्या करियर एडवाइस देना चाहोगे एज इन फॉर द किड्स, एंड
फाइनेंशियल एडवाइस क्या देना चाहोगे, कंसिडरिंग वो शायद 40s में या 50s में अभी? सो मुझे लगता है मैं फाइनेंशियल एडवाइस से शुरू करता हूँ बिकॉज वो मेरे टॉप ऑफ द माइंड है जी। मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइस में हमारे पेरेंट्स के जनरेशन ने जो बिल्कुल सारा पैसा सेफ रखा है, राइट? अभी एस्पिरेशन चेंज हुआ है, इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अच्छी है, सो सम पार्ट ऑफ दैट इन्वेस्टमेंट हैज़ टू गो इनटू द एसेट्स जो आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा पैसा बना के दे सकते हैं, ज़्यादा पैसा बना के दे सकते हैं, विच इज स्टॉक्स एंड म्यूचुअल फंड। और जो 60-70% वाला जो पैसा है, जो मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो सेफर एसेट्स में होना चाहिए, वो डेफिनेटली आप गाइड करो आपके बच्चों को कि यार ये पैसा क्यों इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी, इमरजेंसी के लिए, हेल्थ के लिए, किसी भी प्रॉब्लम के लिए, राइट? कभी मार्केट्स ऊपर नीचे है, रिसेशन लंबा है, राइट? उस टाइम पे ये पैसा ज़रूरी होगा। तो मुझे लगता है कि ये एक एडवाइस मैं पेरेंट्स को देना चाहूँगा। अपने पेरेंट्स से मैं बात करता हूँ हमेशा इसके बारे में। और करियर के बारे में आई थिंक मुझे लगता है कि एक चीज़ जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में आई है कि मुझे लगता है कि देयर हैज़ टू बी फ्रीडम अपने बच्चों के लिए पहले 5 से 7 साल के करियर में। आई थिंक वहाँ पे उन लोगों को जो करना है वो आप करने दो। आप उनको ये मत बोलो कि जॉब ही करना ज़रूरी है, खुद का कुछ मत करो, पहले कुछ बन जाओ, पहले कुछ पैसे कमा लो और फिर करो। मुझे लगता है कि पहला 5-7 साल इज़ वेरी रिस्क फ्री। जैसे जैसे एज बढ़ती है, आज मेरे एज में जो मैं रिस्क करियर के बारे में ले पाऊँगा, वो रिस्क में इससे कई गुना ज़्यादा रिस्क में पहले 10 साल पहले ले सकता था, राइट? सो मुझे लगता है कि अपने बच्चों को वो 5-7 साल की रिस्क देना बहुत ज़रूरी है। इज़ हाउ मे बी आई थिंक अबाउट माई किड। मेरा बच्चा 7 साल का है, राइट? टू मेक श्योर कि यार एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट 5-10 ईयर्स आई कैन सपोर्ट हिम, और वो अपने करियर में जितने भी रिस्क लेना चाहे ले ले। फिर उसके बाद आई थिंक वो खुद सीखेगा और हम भी साथ बैठेंगे एंड देन वी कैन डिसाइड कि आगे करना क्या है। ओके। हर कोई आई थिंक रफली ये जानता है कि स्टॉक मार्केट में पैसे बढ़ते कैसे हैं। आई वोंट से कि टेक्निक पता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट का भी बहुत गहरा टेक्निक होता है, बट हर किसी को आइडिया है कि स्टॉक मार्केट कैसा चलता है। म्यूचुअल फंड्स इज बेसिकली आप एक कंपनी को पैसे दे रहे हो, उस कंपनी में स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, इक्विटी मार्केट एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं, और आपके पैसों को मीडियम रिस्क मीडियम रिटर्न मेंटालिटी के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट? करेक्ट? यू वांट टू चेंज एनी डेफिनेशन? परफेक्ट। ये म्यूचुअल फंड्स का एक एक्सप्लेनेशन होगा, राइट? मैं ये भी मानता हूँ, स्पेशली पॉडकास्ट के थ्रू जितना मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में सीखा है, कि वो एक स्किल होती है। जैसे बचपन में किसी ने हमें साइकिलिंग सिखाई थी, बैटिंग सिखाई थी, उसी तरह स्टॉक मार्केट सीखना पड़ता है कि कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और एक बार आपने बेसिक स्किल्स अपना लिए तो छत्तेश्वर पुजारा की तरह खेलना है स्टॉक मार्केट। एकदम स्लोली खेलना है, एकदम सेफ एंड स्लो। अगर आपने टेस्ट क्रिकेट खेली स्टॉक मार्केट में तो ज़्यादा बेहतर है। लोग स्टॉक मार्केट में पैसा गवाते हैं एक T20 मेंटालिटी के साथ, यहाँ करना है वहाँ करना है एटसेट्रा, और इसलिए स्टॉक मार्केट की एक बुरी रेपुटेशन है हमारे देश में। पर हमारे एज के लोग, हमारे से छोटे जो लोग हैं, बहुत एक्साइटेड है स्टॉक मार्केट को लेकर। उन्हें आप क्या एडवाइस देना चाहोगे? आई थिंक मेरा बस यही एडवाइस है, और मैंने खुद स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स किए और बहुत सारे जगहों पे गलत इन्वेस्टमेंट्स किए हैं, कि आपका जितना रिस्क एपेटाइट है आप उतना ही पैसा डालो और वो पैसों के साथ सीखते रहो। जैसे आपने बोला, राइट, चेतेश्वर पुजारा जैसा, राइट? उतना होना चाहिए कि ये पैसा अगर किसी टाइम पे आधा भी हो गया तो भी आपके बाकी के लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। फाइनेंशियल लाइफ में, करियर लाइफ में, पर्सनल लाइफ में कोई स्ट्रेस नहीं आएगा। आई थिंक उसके साथ सीखना बहुत ज़रूरी है। एंड देन जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आता है वैसे वैसे वो आप पोर्शन बढ़ाते रहो इन्वेस्टमेंट्स का। आई थिंक वो बहुत ज़रूरी है। अनलेस मुझे लगता है कि जो दिन रात यही करता है, जिसका प्रोफेशन ये है, हमारे जैसे लोग जो बाकी जॉब करते हैं, बाकी और चीज़ें करते हैं और बाकी किसी और चीज़ों में एक्सपर्ट है, आई थिंक उन लोगों ने बहुत एक छोटा पैसा वहाँ रखना चाहिए। आई थिंक रेस्ट एवरीथिंग शुड बी सेफर एसेट्स एंड बिल्ड व्हाट यू आर गुड एट। मतलब अगर आपको स्टॉक मार्केट में बहुत पैसे कमाने हैं, वो आपकी पैशन होनी चाहिए। यस, आई फील कि जनरली ये अगेन इमोशनल कॉन्वर्सेशन है, पर आपके पैशन से आपको मैक्सिमम पैसे मिलेंगे। 100%। और मुझे ये लगता है कि लोग बहुत सारी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं होते। वो किसी चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, किसी चीज़ों में बहुत बुरे होते हैं। और एटलीस्ट हमारे जनरेशन जो टेक्नोलॉजी में काफ़ी एक्सपर्ट है, कम्युनिकेशन में काफ़ी एक्सपर्ट है, राइट, दे आर वेरी बैड इन मैनेजिंग द फाइनेंसेस, राइट? तो वो हमको समझना बहुत ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अगर वो समझ जाए कि यार हम इसमें बहुत कमज़ोर है, वहाँ पर फिर आप रिस्क मत लो। आप उन चीज़ों पर डबल डाउन करो जो चीज़ आप अच्छे से करते हो। ओके, अभी एक और खतरनाक कॉन्वर्सेशन, ये रिसेशन वाली कॉन्वर्सेशन। रिसेशन होने वाली है भारत में अब? वेरी ट्रिकी क्वेश्चन। मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6 से 12 महीने
इज़ अ वेट एंड वॉच. लोग बोलते हैं कि जैसे ये ग्लोबल वॉर्स हो रहा है, राइट, यूएस में रिसेशन काफ़ी है, इन्फ्लेशन काफ़ी ऊपर है. आई थिंक इंडिया को इतना इम्पैक्ट हुआ नहीं है, बट मुझे लग रहा है कि अगला 6 से 12 महीने इज़ अ वेट एंड वॉच. हमें कैसे पता चलेगा कि अच्छा रिसेशन स्टार्ट हुई है? प्राइसेस सडनली इंक्रीज हो जाएंगे हर चीज़ के? हाँ, सो बेसिकली फॉर एग्जांपल जो मेट्रो सिटीज़ में रहने वाले लोग हैं उनको रिसेशन पता नहीं चलता. जैसे जो भी इन्फ्लेशन के नंबर्स आते हैं, राइट, हमारे नंबर्स बहुत अलग होते हैं बिकॉज आप आईफोन लेते हो, आपके पास बड़े फ़ोन्स है, आपकी कार्स है, घर है, राइट. इनके प्राइजेस ऑलरेडी काफ़ी शूट अप हो गए. इफ़ यू सी आईफोन 13 से 14 से 15 ऑलरेडी प्राइजेस हैव गॉन अप मैसिवली. बट ये इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट हमें ज़्यादा नहीं आता है, राइट. ये जो मिडिल क्लास है या फिर नीचे आप जितने जाते हो उतने पता चलता है जब आप आपके पेरेंट्स से बात करते हो जो अभी भी शायद टियर 1 टियर 2 सिटीज़ में, कि आलू के पास रेट्स क्या है, टमाटर के रेट क्या है, दूध कितना महंगा हो गया है. तो मुझे लगता है हम लोगों को कम समझ में आता है ये सारी चीज़ें. रिसेशन ये हमको सिर्फ तब समझ में आता है जब जॉब कट्स होने लगते हैं या जॉब्स नहीं मिल रही है मार्केट्स में, या फिर आपके स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स है वो इतना ग्रो नहीं कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स हाउ वी नो द रिसेशन. सो इट्स नॉट लाइक किसी एक दिन कुछ सडनली हो जाएगा, राइट. इट्स अ वेरी स्लो प्रोसेस. और मुझे लगता है कि अगला 6 से 12 महीने इज दैट टाइम वेयर पीपल हैव टू बी वेरी कॉशियस, राइट. और इसीलिए हम भी ये बोलते हैं कि आज आप देखो कि इंडिया इज़ एन वेरी नाइस स्पॉट जहाँ पर एफडी के रेट्स भी पीक पर है. आज 9% तक की आपको एफडी मिलती है मार्केट में, और स्टॉक्स भी आज ऑल टाइम हाई से बस थोड़ा सा ही नीचे है, राइट. सो ये अगला 6 से 12 महीने मुझे लगता है कि आप कहीं पर भी ओवर एस्टिमेट करना या ओवर इन्वेस्ट करना अवॉइड करना चाहिए. आई थिंक 12 महीनों बाद, 6 से 12 महीनों बाद, हाउ द ग्लोबल सिचुएशन चेंजेस, स्पेसिफिकली सम ऑफ द वॉर्स दैट आर हैपनिंग, आई थिंक उसके बाद पता चले. मतलब बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए? मुझे लगता है कि बड़ी इन्वेस्टमेंट रिस्की एसेट्स में नहीं करनी चाहिए. रिस्की एसेट्स जैसे स्टॉक मार्केट, जैसे स्टॉक्स मार्केट्स और म्यूचुअल फंड्स. घर अब वो अगर आपका पहला घर है तो वो तो आप किसी भी टाइम पे ले रहे हो तो आपको लेना चाहिए बिकॉज दैट्स योर हाउस, राइट. बट अगर आप रियल इस्टेट्स में बहुत सारे जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हो जो आपका सेकंड, थर्ड, फोर्थ रियल इस्टेट में फॉर ग्रोथ, आई थिंक मुझे लगता है वो भी आप अवॉइड कर सकते हो अगले 1 साल में, अगले 6 महीने से 1 साल में. ओके, ये आप क्यों कह रहे हो? मतलब ये रिसेशन क्यों हो रही है? आई थिंक रिसेशन इसीलिए हो रही है बिकॉज ये जो सारा वॉर सिचुएशंस है, राइट, इन चीज़ों की वजह से आई थिंक देयर इज़ अ फियर इन द मार्केट एंड पीपल आर नॉट स्पेंडिंग, एवरीबडी इज सेविंग्स, राइट. मतलब दुनिया भर के लोग सो सेविंग्स पे ज़्यादा फोकस है ग्रोथ से. सो जब ग्रोथ कम होती है और सेविंग्स ज़्यादा होती है, राइट, तब मुझे लगता है कि ये इन्फ्लेशन, रिसेशन वाली चीज़ें आती है. इसका लॉजिक थोड़ा सा ब्रेक डाउन करें. हाँ, यूक्रेन रशिया में वॉर हो रही है, इजराइल पैलेस्टाइन की वॉर हो रही है, तो पैसों पर असर कैसे पड़ता है? जैसे फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर, राइट, आपके ऑयल प्राइजेस हैव गॉन अप मैसिवली बिकॉज सप्लाई बहुत वहाँ सर है. अगर आपके ऑयल प्राइजेस बढ़ते हैं तो आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफ़ी बढ़ रहा है, आपका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट काफ़ी बढ़ रहा है, तो मतलब वो चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे. जो चीज़ X to Y जगह जाने के लिए 100 रुपये लगते थे, अभी अब 150 रुपये लग रहे हैं, राइट. तो वो 150 रुपये जो आइटम डिलीवर हो रहा है उसमें ऐड किया जाएगा. वो अगर 150 रुपये उसमें ऐड किया गया तो जो लोग खरीद रहे हैं उनके लिए वो चीज़ें महंगी हो जाएगी. तो पहले जो 100 लोग खरीद रहे थे अब सिर्फ 50 लोग खरीदेंगे उन चीज़ों को, राइट. सो डिमांड कम होगी मार्केट में, लोग पैसा बचाने की कोशिश करेंगे. सो आई थिंक ये बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं व्हेन इट कम्स टू रिसेशन. लोग जैसे हमारी जैसी कंपनीज, राइट, जो बहुत ग्रोथ पे फोकस करती थी कि आज हमने आज जहाँ पर भी हमें उससे 10x ग्रो करना है अगर हमें अगले 2 सालों में, तो हमें टीम बढ़ानी है, तो हम बहुत लोग हायर करते हैं. बट जब ऐसे मार्केट होते हैं तब हम बोलते हैं कि नहीं यार 10x नहीं जाएंगे, हम सिर्फ 2x जाएंगे, तो इतनी बड़ी टीम नहीं चाहिए. तो हायरिंग कम होती है, जॉब्स कम होते हैं मार्केट में. यूएस में अगर रिसेशन होता है तो वहाँ की जो आईटी कंपनीज है जो इंडिया से लोग हायर करती है या आउटसोर्स करती है, वो लोग कम रिक्वायरमेंट देते हैं, तो यहाँ पे जॉब्स गिरती है, तो लोगों की आमदनी कम होती है. सो आई थिंक ऐसे बहुत सारे मल्टीपल रिपल इफेक्ट्स है जो होते हैं, और ये हर 5-6 साल का सिचुएशन है. बस ये कितना टाइम तक रहता है इज़ द क्वेश्चन. वो अनप्रेडिक्टेबल है. वो अनप्रेडिक्टेबल. आई थिंक वो बहुत कभी कभी बहुत जल्दी हो जाता है, कभी कभी टाइम लगता है. वो कभी कभी कंट्री के इकोनॉमी पे भी बहुत डिपेंड करता है. सो आई थिंक इंडिया में माइट कम आउट ऑफ द रिसेशन वेरी फास्टर वर्सेज एनीबडी. क्यों? मुझे लगता है बिकॉज इंडिया इज स्टिल अ प्लेस जहाँ पर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी है, बिकॉज जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा है,
राइट, वर्सेस अदर कंट्रीज। मतलब अगर लोग साथ में मिल गए तो काम निकलेगा। हाँ, और वो भी है, प्लस आई थिंक जो काम जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, बहुत सारी चीज़ें हैं, राइट, यहाँ पर मैन पावर चाहिए, इतना मैन पावर आउटसाइड इंडिया पे कम है, इतने स्किल्ड मैन पावर कम है, तो वो बहुत सारा काम इंडिया में आ रहा है, तो बहुत सारा पैसा बाहर से इंडिया में आ रहा है, राइट। सो इंडिया माइट हैव, और अभी भी जो पिछले 6 महीने 1 साल में देखा है कि इंडिया पे इम्पैक्ट कम हुआ है वर्सेस अदर कंट्रीज। सो मुझे लगता है कि आई थिंक इंडिया माइट बी एट अ सेफर प्लेस, बट बहुत पर्सनल ओपिनियन है। तो आई थिंक मेरे लिए मैं ये देख रहा हूँ कि अगले 6 से 12 महीने आई विल बी इन अ सेफर एसेट्स। मेरे काफ़ी सारे इन्वेस्टमेंट्स अभी एफडीज में है और गोल्ड में है वर्सेस इन द रिस्कियर एसेट्स। ओके, आप कौन से रिस्की एसेट्स में इन्वेस्ट करते हो? मैं कुछ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करता हूँ, और मेरा एक छोटा सा वैसा कुछ स्टॉक्स में है जो मुझे लगता है कि ओवर टाइम काफ़ी अच्छा कर आपने सेफ स्टॉक्स खरीदे हुए हैं? बहुत सेफ स्टॉक्स, बट जो मतलब कंपनीज ट्राइड एंड टेस्टेड है। हाँ, जो भी इन कैटेगरीज में आते हैं, जिनको आई थिंक लोग काफ़ी ब्लू चिप स्टॉक्स बोलते हैं, राइट, जिनका मार्केट कैप काफ़ी बड़ा है, Okay. जहाँ पे आपको भरोसा है कि यार इतने सालों में शायद कुछ ना हुआ हो, वैसे स्टॉक्स। ओके, आई थिंक ये एक लाइफ स्किल होती है, करियर स्किल होती है, कि जिस देश में आप रहते हो और हिस्ट्री के किस पॉइंट में आप रहते हो, ये बहुत मैटर करता है फॉर योर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी, राइट। और अगर ये जानना है कि क्या ये फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी अच्छी है या बुरी है, गवर्नमेंट को थोड़ा सा स्टडी करो, वो किस हिसाब से सोच रहे हैं, राइट, करेक्ट। राइट, जब आप रेगुलेटर शब्द यूज कर रहे हो, बेसिकली फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में बात कर रहे हो, राइट, एम आई राइट? राइट। कुछ बताइए फाइनेंस मिनिस्ट्री के बारे में। मुझे लगता है आई थिंक मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, स्पेसिफिकली जो 4-5 सालों में इंडियन स्टार्टअप या फिनटेक एज अ इंडस्ट्री जो ग्रो की है, राइट, यहाँ पर आई थिंक रेगुलेटर्स हैव प्लेड अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल, राइट। मतलब सेबी, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री, सारी जगहों पर, राइट। आज एक कंपनी शुरू करना, राइट, उसके लिए इन्वेस्टमेंट लाना, ये सारे प्रोसेसेस बहुत आसान हो गए, राइट। सो मेरा खुद का स्टार्टअप था बिफोर स्टेबल मनी, 5 साल 7 साल पहले। वो कंपनी शुरू करने का प्रोसेस, वो कंपनी बंद करने का प्रोसेस, जब हमने कंपनी बंद की थी वर्सेस जो आज है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। इट्स वेरी इजी, सारी चीज़ें डिजिटल हो गई है। इन्वेस्टमेंट्स लाना आपकी कंपनी को ग्रो करने के लिए बहुत आसान हो गया है। प्लस गार्ड रेल्स काफ़ी क्लियरली डिफाइन हो गया है। मुझे लगता है पिछले 4-5 सालों में ये काम बहुत सही हुआ है, जहाँ पर सेबी, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने गार्ड रेल्स क्लियर कर लिए हैं। मतलब क्या? गार्ड रेल्स मतलब कि आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते, इसको ग्रे नहीं रखा है। ये बहुत ब्लैक एंड वाइट है, राइट। ये गलत है, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, ये नहीं करना है। एंड मुझे लगता है जहाँ पर भी डाउट, या कहीं बिजनेस करते वक्त, राइट, इन्वेस्टमेंट में स्पेसिफिकली मुझे अगर डाउट आता है, राइट, जहाँ पर चीज़ें शायद ब्लैक एंड वाइट ना हो, मैं ये देखता हूँ कि कहाँ इन्वेस्टर का बेनिफिट है। यू डू दोज थिंग्स। आई थिंक रेगुलेटर्स आर मोर सपोर्टिव ऑफ दैट, कि यार जो भी सारे रिटेल इन्वेस्टर्स है, जो भी सारा ये मिडिल क्लास है, राइट, ये अपना जो हार्ड अर्न पैसा डाल रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स में, ये पैसा नहीं डूबना चाहिए। सो आई थिंक मुझे लग रहा है कि वो जो गार्ड रेल्स डिफाइन किए, इसकी वजह से बिजनेस करना, काम करना बहुत आसान हो गया है हमारे लिए। एंड जनरली ये जो इंडिया स्टैक्स बने, राइट, आज आप देख लो आधार कार्ड बना है, पैन डिजिटाइजेशंस हुए है, पेमेंट डिजिटाइजेशंस हुए, इसकी वजह से चीज़ें इतनी आसान हो गई है। अपने पेरेंट्स के टाइम पे, और मैं ये मेरे फादर की बात करता हूँ, अगर उनको एफडी करनी है तो पहले 2-3 हफ्तों का रिसर्च होता था कि कौन से बैंक्स में है, फिर वहाँ जाओ, उस ब्रांच मैनेजर से मिलो, रेट समझो, क्या क्या पॉलिसीज़ है वो सारी समझो, फिर बाद में एक अकाउंट खोलो, उस अकाउंट में चेक डालो, फिर 2-3 दिन बाद वो चेक क्लियर होगा, फिर आपकी एफडी बनेगी। आज स्टेबल मनी प्लेटफॉर्म पे आप 3 मिनट में एफडी बुक कर सकते हो। आप ऐप इंस्टॉल करोगे, आपका आधार वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, पैन वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा, आप पैसे ट्रांसफर करोगे, आपकी एफडी बन जाएगी और वो बैंक से रिसीट तुरंत आ जाएगी आपको। ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ टैलेंट दैट इंडिया हैज बिल्ट, बट अ लॉट ऑफ रेगुलेशन सपोर्टिंग टू बिल्ड दिस टेक्नोलॉजिकल स्टैक। बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी बात आपको जो गवर्नमेंट डेटा से बात करनी होती है, राइट, कि आधार ये इसी का है या नहीं, दैट वेरिफिकेशन, दोज पाइप्स दैट आर बिल्ट, राइट, वाज नॉट पॉसिबल विदाउट रेगुलेटर्स। जो दूसरे देशों में नहीं है, जो दूसरे देशों में नहीं है। यूपीआई इज अ रेवोल्यूशनरी थिंग इन इंडिया, राइट। आज भी मैं खुद स्विट्जरलैंड रहा हूँ 2 साल, और वहाँ पर पेमेंट अभी भी कार्ड और इतने पिन, देयर इज दीज थिंग्स आर नॉट सिंप्लीफाइड। ये जो शब्द आप यूज कर रहे हो इंडिया स्टैक, एक्चुअली मुझे बहुत सारे सवाल पूछने हैं अभी एफडी से रिलेटेड भी।
पर पहले इंडिया स्टैक समझा दो, क्या होता है इंडिया स्टैक? इंडिया स्टैक वो होता है कि यार जहाँ पर इन्वेस्ट या लोगों का डेटा राइट इज बीन स्टोर्ड एट वन प्लेस एंड कैन बी यूज्ड सिक्योरली फॉर ऑल काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस, प्रोसेसिंग, वेरिफिकेशन काइंड ऑफ थिंग राइट. आज जो KYC बोलते हैं हम राइट, नो योर कस्टमर. पहले नो योर कस्टमर का प्रोसेस कैसे होता था? बैंक अगर अकाउंट खोलना है तो वो बैंक एजेंट आपके घर आता था या आप बैंक जाते थे, आप एक पैन आधार का जेरोक्स लेके जाते थे, उस पर साइन करके उनको हैंड ओवर करते थे, वो फिजिकल वेरिफिकेशन होता था. आज वो सारी चीज़ें डिजिटाइज हो गई है. आज आप वीडियो KYC आप ऑनलाइन कर सकते हो, आपका आधार आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फिजिकली सबमिट करने की जरूरत नहीं, एवरीथिंग इज बिन डिजिटाइज. और ये जो डिजिटाइजेशन हुआ है दैट इज इंडिया स्टैक. UPI पेमेंट, ऑल ऑफ दैट जो अपन ने बनाया हुआ है, आई थिंक ऑल ऑफ दिस इज हेल्पिंग अस टू ग्रो वेरी फास्ट. आज पेनिट्रेशन करना इंडिया में, आज स्टेबल मनी पे 350 सिटीज से लोग FDs बुक करते हैं. ये नहीं पॉसिबल था. ओके, देखो एक ऑर्डिनरी कस्टमर जिसके पास फाइनेंस की इतनी नॉलेज नहीं है, वो एक FD को कैसे सिलेक्ट करते हैं? आई एम बेसिकली श्योर वो यही देखेंगे कि सबसे ज़्यादा रिटर्न्स कहाँ से मिल रहे हैं और सबसे ज़्यादा अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड कहाँ का है. एनी अदर फैक्टर? मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हुई है, और यस बैंक का जो फियास्को हुआ था कुछ साल पहले राइट, क्या हुआ था? यस बैंक के जो भी इश्यूज आए थे कि जहाँ पर मोरेटोरियम लग गया था, लोग अपना पैसा नहीं निकाल पा रहे थे, देन गवर्नमेंट केम इन, SBI बैंक केम इन एंड टुक यस बैंक आउट ऑफ दैट. वहाँ पर एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चेंज हुई है कि हर FD पे RBI 5 लाख तक का इंश्योरेंस देती है, जो पहले नहीं था. मतलब आप अगर किसी भी बैंक में FD करते हो राइट, उस बैंक में जब 5 लाख तक का पैसा इज इंश्योर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बाय RBI राइट. इसका मतलब ये है कि अगर उस बैंक के साथ कभी भी कुछ भी हो जाए राइट, वो 5 लाख आपके 100% सेफ है, वो आपको मिलेंगे. मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, ये आज से 3 महीने पहले की बात है. औरंगाबाद में एक बैंक डूबी है, जो मैं बचपन से जो मैंने देखी है एंड ऑल ऑफ दैट राइट, एंड मेरे पेरेंट्स का सारा पैसा वहाँ पर है. बट बिकॉज ऑफ द RBI इंश्योरेंस, और उन्होंने जो ऐसे डिवाइड कर रखा था, मोस्ट ऑफ दैट मनी दे विल गेट बैक राइट. सो RBI इंश्योरेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए लोगों को, जो आज अपने बैंक में या छोटे मोटे बैंक में कि यार मैं इस ब्रांच मैनेजर को जानता हूँ या इन लोगों को जानता हूँ और वहाँ पे 15, 20, 25, 30 लाख रुपए तक का पैसा रख रहा है, वो काफ़ी रिस्की है. बिकॉज अगर कभी कुछ बैंक के साथ कुछ हो जाए, आपको सिर्फ 5 लाख मिलेंगे राइट. सो इसीलिए डाइवर्सिफिकेशन अलॉन्ग विद द हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है. मतलब 50 लाख FD में नहीं डालने चाहिए? 50 लाख FD में डालने चाहिए, बट एक बैंक में नहीं डालने चाहिए. डिवाइड कर दो अलग अलग FDs में. अलग अलग FDs में रिटर्न रेट रफली सेम होती है? बहुत वेरी करता है. कुछ बैंक्स 6% देते हैं, कुछ बैंक्स 9% देते हैं राइट. सो ये काफ़ी वेरिएशन आपको मिलेगा. अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि वो जो 9% वाले बैंक हैं, अगर मेरा मानना ये है कि अगर 5 लाख तक का इंश्योरेंस RBI हर बैंक में देता है, तो बैंक का नाम X हो या बैंक का नाम Y हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता. हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट जो दे रहा है वो बैंक सबसे अच्छा है 5 लाख तक का FD करने के लिए राइट. अब वो जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट दे रहा है बैंक, वो ढूंढने का टास्क इज 2 से 3 हफ्ते का काम राइट. वो हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं कि हम बोल रहे हैं कि हमारे ऐप पर आपको 200 बैंक के रेट्स मिलेंगे, आप तुरंत आओ, हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट देख लो. हमारे पास 9.1 तक के FDs है जो रेट 9.1% दे रहे हैं, और आप 3 मिनट में बुक कर सकते हैं. लोग 6% वाले ऑप्शंस को क्यों चुनते हैं? ट्रस्ट की बात है कि लोगों को लगता है कि मेरे पास ब्रांच है तो भले 6% तो मैं यहाँ कर लूँगा, या फिर ये नाम मैंने बहुत बार सुना हुआ है तो मैं यहाँ कर दूंगा. जज्बातों का खेल है. हाँ, तो वो मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल आ गया है. मैंने होम लोन लिया था SBI से, बिकॉज मेरे डैड का था कि यार होम लोन तो SBI से ही लो, भले ही शायद कोई और दूसरी बैंक कम दे रही हो, बिकॉज जज्बात है. उन्होंने हमेशा देखा यार कि इसके साथ कुछ नहीं होगा राइट, ये हमेशा सही सर्विस देंगे. व्हाटएवर, अलग अलग रीजंस है, अलग अलग एक्सपीरियंसेस है लोगों के. मुझे लगता है कि वो चीज़ थोड़ी थोड़ी चेंज हो रही है. अभी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो आते हैं आज हमारे प्लेटफॉर्म से और छोटे छोटे सिटीज़ से आते हैं, उनको ये पता होता है कि यार 5 लाख तक का इंश्योरेंस है. वो स्मार्ट है कि जहाँ पे एक बैंक में उन्होंने 25 लाख डाल रखे हैं, उन्होंने उस बैंक में सिर्फ 5 लाख रखा और बाकी के जो 20 लाख रुपए वो अलग अलग 4 बैंक्स में डाले राइट. जहाँ पे आपके रिटर्न्स भी बढ़े हैं,
बिकॉज आप 6% की जगह पे अभी 9% कमा रहे हो और पैसा सेफ है। ओके सो मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ें जो पहले नहीं पॉसिबल थी वो आज इंडिया स्टैक की वजह से, आज गवर्नमेंट के सपोर्ट की वजह से बहुत पॉसिबल है, राइट। आरबीआई का ये 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस करना इज़ अ वेरी बिग मूव। मतलब हम बेसिकली एक छोटे भाई छोटे बहन के पर्सपेक्टिव से ज्ञान बांट रहे हैं। मुझे इससे ये लगता है कि आई थिंक एफडीज वाला जो पैसा है फैमिलीज के पास, वो सबसे हार्ड अर्न मनी होता है। लोग बहुत इमोशनल होते हैं एफडी पैसों के लिए। सो मुझे लगता है कि यहाँ पर जब आप डिसीजन लेते हो तब थोड़ा देख परख के डिसीजन लेना चाहिए, जहाँ पर मुझे लगता है कि हमारा स्टेबल मनी ऐप हेल्प्स अ लॉट, राइट। सो बस वही चीज़ है। ओके पता है जब मैं 24-25 साल का था, जब मुझे एक्चुअली पर्सनल फाइनेंस के बारे में बहुत कम पता था, तब मैं हंसता था एफडीज पे। शायद एज के साथ पता चला मुझे उसका महत्व। लोगों की मेंटालिटी ऐसे क्यों है? एक तो इम्पॉर्टेंट ये था कि 4-5 साल पहले रेट्स काफ़ी कम थे, राइट। और अगर आप टैक्सेशन निकाल लो उसमें से 30% या 20% या जो भी 10% टैक्स लगता है, उसके बाद बहुत बार आपकी एफडीज इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती। इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पाती इसका मतलब ये था कि आपने अगर 100 रुपये रखा है, राइट, इन्फ्लेशन अगर 5% है, राइट, तो आइडियली आपका पैसा अगले साल 105 के ऊपर जितना बनेगा उतना आपका रियल इनकम है, राइट। बट वो पैसा बनता नहीं था बिकॉज एफडी के रेट्स कम थे टैक्स कटने के बाद, क्योंकि लोगों के पास एक्सेस नहीं था जो बैंक्स हायर एफडीज इंटरेस्टेड दे रहे हैं। एक्सेस बस वही था कि यार मेरे 2 किलोमीटर के विसिनिटी पे कौन सी ब्रांच है, मैं वहाँ जाके एफडी करूँ। आज लोगों के पास एक्सेस है कि वो इंडिया के किसी भी बैंक में एफडी घर बैठे कर सकते हैं, राइट। तो मुझे लगता है कि ये एक चेंज आया है जो पहले नहीं था। दूसरा, बहुत बीच में आई थिंक लोगों ने यूट्यूब पे और अलग अलग जगहों पर बोला है कि एफडी अच्छी नहीं है, राइट। बट एफडी हैज़ पास दैट टाइम ऑफ टेस्ट कि यार हमेशा एफडी इज़ दैट सेफर एसेट दैट यू शुड ऑलवेज रिलाई ऑन। आई थिंक विद दिस विजन वी आर थिंकिंग कि यार ये प्रोडक्ट जो इंडिया का सबसे फेवरेट एसेट क्लास है, इसको चेंज करना है। ये एज के साथ पता चलता है कि सेफ एसेट्स बहुत ज़रूरी होती है लाइफ में। जब यंग होते हो यू डोंट लुक एट लाइफ दैट वे, राइट। कमिंग बैक टू द स्टार्ट ऑफ द पॉडकास्ट, वही है रिस्क है तो इश्क है वाली मेंटालिटी। एट सम पॉइंट वो शेड ऑफ करनी पड़ती है। और मैं खुद उससे गया हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आज जो बोल रहा हूँ मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैं सोचता था कि यार मॉम डैड को कि आप एफडीज में क्यों रख रहे हो पैसा। नाउ टुडे आई रियलाइज सवाल आपके प्रेजेंट के बारे में नहीं है, फिनटेक के बारे में नहीं है, पर आपके पास्ट के बारे में, जो एक्चुअली आपके फ्यूचर को डिटर्मिन करेगा। आपने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करी है, आपने सचिन बंसल के साथ बहुत डीपली काम किया है, राइट। आप काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स को, देश के सबसे जो महान एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें जानते हो पर्सनली। जैसे कि मैंने पहले कहा, एंटरप्रेन्योरशिप हर किसी के बस की बात नहीं होती। पर्सनल फाइनेंस बढ़िया है, पर लोगों को ये भी सीखना चाहिए कि पैसे बनाते कैसे हैं, बड़े पैसे कैसे बनाते हैं। विराट कोहली ने अगर आपको ये सिखाया कि कवर ड्राइव कैसे मारते हैं, आपको कुछ फायदा नहीं होगा, राइट। पर अगर विराट कोहली ने आपको ये सिखाया कि उन्होंने कवर ड्राइव कैसे अच्छे से सीखी, उससे आपको फर्क मिला। एब्सोल्युटली। तो ये बताइए कि सचिन बंसल, भावेश, इन सारों के साइकोलॉजिकल साइड्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इनके दिमाग में क्या चल रहा था। वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इतने बड़े इन्वेस्टर्स बने कैसे? क्योंकि अगर लोगों ने ये थोड़ा सा अपना लिया, उनकी इनकम बहुत बढ़ेगी बेसिक। तो ये राइट। सी आई थिंक द मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको स्कूल और कॉलेज में जो फॉर्मूले सिखाए याद नहीं है जी, बट हमको स्कूल और कॉलेज की स्टोरीज याद है। और ये चीज़ मैंने पर्सनली सीखी है जब सचिन के साथ काम किया है, राइट, कि आप कैसे एक आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी स्टोरीज को समझो इमोशनली, पर्सनली। सचिन बंसल है कौन, यही वही कॉन्टेक्स्ट दीजिए। ओके, आई थिंक सचिन बंसल जिन्होंने इंडिया में स्टार्टअप कल्चर लाया, फ्लिपकार्ट बनाई, फ्लिपकार्ट को इतना बड़ा बनाया, और आज एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं बट फ्लिपकार्ट में जितने लोगों ने काम किया है उसमें से कम 200 से 300 स्टार्टअप्स और बड़े बने हैं उसके बाद, राइट। तो बहुत बड़ी फ्लिपकार्ट ही एक स्कूल थी स्टार्टअप्स की। मतलब जो कपिल देव ने क्रिकेट के लिए किया, सचिन बंसल ने स्टार्टअप्स के लिए किया इंडिया में, मेरा मानना है जी। सो वो है सचिन, आई थिंक। और मैंने जो उनके साथ 2.5 साल रह के सीखा है कि आप सामने वाले के जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे समझो और कैसे सॉल्व करो, ये बहुत
ज़रूरी है, राइट? अगर एज अ डॉक्टर मैं आपका प्रॉब्लम समझूँ और आपको दवा दे दूँ इज़ नॉट द सोल्यूशन. मैं आपका प्रॉब्लम समझूँ, आपका इमोशनल क्वेश्चन समझूँ और आपको इम्पोर्टेंस बताऊँ कि यार इस दवाई का इम्पोर्टेंस क्यों है और अगर आप नहीं लोगे तो क्या होगा, थोड़ा फियर, थोड़ा इमोशन, तब आप बोलोगे. मेरी मॉम दवाई नहीं लेती है, राइट? कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, जब तक कोई फियर नहीं डालता है, राइट? सो वही एक कॉन्सेप्ट है कि यार आपको सिर्फ प्रॉब्लम समझना ज़रूरी नहीं है, आपका उसका नीचे का इमोशनल क्वेश्चन समझना भी बहुत ज़रूरी है कस्टमर का, कि वो ऐसा क्यों बिहेव करता है. तो आई थिंक ये चीज़ मैंने समझी और मैंने ये देखा है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है सक्सेसफुल या फिर जिन्होंने बहुत कोशिश की है अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, एक स्किल सेट बहुत अच्छा है इस कि आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ो, राइट? और उन टुकड़ों को फिर बाद में उनके सॉल्यूशंस निकाल के कैसे जोड़ के एक सॉल्यूशन बना पाओ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल सेट है. ये जो स्किल सेट है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये आप दूसरे लोगों से भी सीख सकते हो. Right. ये टीचेबल स्किल सेट है. इट्स अ टीचेबल स्किल सेट. आई जेन्युइनली, अभी हम इंजीनियरिंग की बातें कर रहे थे, ये हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में सिखाया जाता है, इसलिए इंजीनियर्स फिर सारे इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं. राइट. मतलब ये सब जो भी कैमराज है, लाइटें हैं, राइट. ये मैंने कॉलेज में नहीं सीखी, ये मैंने खुद से सीखी है. राइट. एंड देन ओवर टाइम ऐड किया है. राइट. बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सीख सकते हो. हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में यही हुआ है कि हमको कभी बताया नहीं कि ये सारी चीज़ें डिफाइंड है जी. अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे अननोन्स आ गए और हमने उन चीज़ों को बहुत मुश्किल से सॉल्व किया है. दैट गेव अस कॉन्फिडेंस कि यार चलो आगे कोई नई चीज़ आ जाए. तो आपने कभी पॉडकास्ट नहीं किया बट आज आप कर रहे हो, राइट? बिकॉज एक नई चीज़ आई, आपने उसको अडॉप्ट किया और सॉल्व किया. सो मुझे लग रहा है आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप सीख सकते हो. बट अगर आप ये पूछोगे कि ये एक प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करके दो और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले लोगे, आई थिंक दैट्स नॉट लर्नेबल. और करियर के हर स्टेप पर एक जंप अप मारना पड़ता है. जंप अप मारने के लिए आपको यही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की ज़रूरत लगती है. यस. पर मैं ये भी थोड़ा सा मानता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज की एक डाउन साइड ही है कि आपको थोड़ा सा इमोशनलेस कर देता है इंजीनियरिंग कॉलेज. थोड़ा सा मतलब, और ये भी एक स्ट्रेंथ होती है क्योंकि आप तगड़े बन जाते हो, मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो, पर कभी कभी दूसरों के जज्बात नहीं समझ पाते हो. बहुत सारों के साथ मैंने ये देखा, सारे इंजीनियर्स नहीं पर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो थोड़े से इमोशनली ब्लंटेड हो जाते हैं. बट मुझे ऐसे लगता है कि इस टाइम पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जिनके साथ काम करते हो, राइट, या आप आपकी जो टीम के साथ काम करते हो या फिर आपके जो मैनेजर के साथ काम करते हो, उनमें वो स्किल सेट होनी चाहिए. देन आप कॉम्प्लीमेंट करते हो बहुत अच्छे से. और ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि आज जितने भी लोगों ने सक्सेसफुल कंपनीज बनाई है उनको ये पता है कि क्या उनके स्ट्रेंथ्स है, क्या उनके वीकनेसेस है, और वो टीम अकॉर्डिंगली बनाते हैं, राइट? कि ये टीम अब मुझे और इन सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करेगी. और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है, समझना कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं. अब बॉलिंग नहीं कर सकते, हाँ, तो एक बॉलर को साथ में रखो. यस. इस पॉडकास्ट के इस फाइनल सेक्शन में मैं उस पहली वाली स्किल को हाईलाइट करना चाहूँगा. बेसिकली एम्पैथी के बारे में बात करिए. एम्पैथी की बहुत बातें करते हैं हम शो पर. एम्पैथी मतलब दूसरे इंसान के जज्बातों को अच्छे से जानना, राइट, और फिर उनके जज्बातों को सॉल्व करना. ठीक है, ये बिजनेस का कोर लॉजिक होता है. आप कस्टमर के दिल को समझ रहे हो, उस दिल के लिए कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ सर्विस बना रहे हो, पर उसके साथ साथ टीममेट के भी दिल को जानना जरूरी है और वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना जरूरी है. यही होता है बिजनेस. और यही नहीं कर पाते लोग क्योंकि हर कोई अपने जज्बातों में फंसा रहता है. एंड ये नेचुरल होता है. एंड आई थिंक दिस इज नॉट टीचेबल. मतलब ये मैंने बहुत सोचा कि इज एम्पैथी टीचेबल वगैरह वगैरह. मेरा ये मानना है कि शायद ये कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में नहीं होती है. ये आर्मी के लोग भी कहते हैं कि लीडर्स ना पहले से होते हैं. लीडर्स बनाए नहीं जा सकते, ट्रेन किया जा सकता है लीडरशिप के लिए, पर एक लीडर आपको बचपन में दिख जाएगा कि हाँ ये बंदा लीडर है. राइट. बट मुझे लगता है कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग लीडर काम आता है. एक लीडर जो थोड़ा सा लेस एम्पैथी है, बहुत ब्रूट फोर्स है और बस काम करवाना जानता है, वो एक स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है. एक स्टेज में जहाँ पर आपको टीम बनानी है, एम्पैथी बनानी है, कल्चर बनाना है, कस्टमर्स के बारे में समझना है, जो 0 to 1 स्टेज होता है, राइट, उस स्टेज में अलग लीडर चाहिए. तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको एम्पैथी नहीं है तो नहीं चलेगा. एक सही स्पॉट्स या सही पोजीशंस है जहाँ पर आप बहुत अच्छा कर सकते हो. ओके, इस पॉडकास्ट के एंड में आप कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि आई थिंक हमने एक करियर मेंटरिंग भी दे दी है पूरे एपिसोड में. Which was not planned. हाँ, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बातें करनी थी, बट ये बहुत ज़रूरी कॉन्वर्सेशन. पर जब मैं 22 साल का था, 21 ईयर्स का था, हमेशा मुझे 30s के लोगों की खोज थी कि यार कोई 30s वाला मिल जाए, मुझे बताए कि दुनिया में क्या चल रहा है. क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जो पास वाले रिलेटिव्स हैं, मम्मी पापा, मामा, चाचा, इंटेंशंस बहुत अच्छे थे,
पर उनके आइडियाज थोड़े से आउटडेटेड थे। मुझे बहुत लोगों ने कहा यूट्यूब मत करो, कुछ भी करो पर यूट्यूब मत करो। बताओ आज अगर सुन लेते तो। एंड ये आज का सच भी है, बहुत बच्चों को गलत एडवाइस मिल रही है, इसलिए ऐसे कॉन्वर्सेशन जरूरी होते हैं। पेरेंट्स को थोड़ा कंट्रोल छोड़ना चाहिए, हल्का सा कंट्रोल छोड़ना चाहिए। दैट्स जस्ट व्हाट आई फील। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो पहला 8-10 साल अगर आप छोड़ दो, आई थिंक दे कुड अचीव 1000x जो वो आप चाहते हो कि वो अचीव करे, उससे कई गुना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। और अभी तो बहुत एग्जाम्पल्स है, पहले इतने एग्जाम्पल्स नहीं थे टू सी। बस यही थी आज की कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच रणवीर। हैड फन, सुपर फन। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें प्लान नहीं थी। आई होप योर व्यूअर्स लाइक दैट। थैंक यू भाई, Thank you so होपिंग much. टू लर्न फ्रॉम यू अगेन। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों ये था आज का पॉडकास्ट। कहते कि मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल है ना, अगर आप यहाँ रहते हो तो आपको फाइनेंस की बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल जाती है, और ये सच है काफ़ी हद तक। मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में ये मैंने देखा है, आई एम श्योर कि चेन्नई, कोलकाता में भी, पर मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में बातचीत ना एक अलग तरह की होती है। पॉडकास्ट स्टार्ट करने की इंटेंशन यही थी कि जो बातचीत मुंबई में हो रही है, दिल्ली में हो रही है, बैंगलोर में हो रही है, वही कॉन्वर्सेशंस आप तक पहुंचे। और जब हमें ऐसे कॉन्वर्सेशंस करने का मौका मिलता है ना, एक अच्छी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि हम कर्तव्य के साथ हमारा करियर को आगे बढ़ा रहे। मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत कुछ सीखा फिक्स डिपॉजिट्स के बारे में, पैसों के बारे में। आई एम श्योर कि आपने भी सीखा होगा आज के पॉडकास्ट के थ्रू। डेफिनेटली सौरभ जैन जैसे लोगों की आवाज़ और भारतीयों तक पहुंचनी चाहिए, ये मेरा एक होप है। मेक श्योर यू फॉलो हिम ऑन सोशल मीडिया, इनके काम को फॉलो कीजिए, इनके कंपनी को फॉलो कीजिए, क्योंकि भारत बदल रहा है दोस्तों। भारत बहुत अमीर होने वाला है आने वाले 10-20 सालों में। और जब आप अमीर होंगे, आपकी मेंटालिटी ये होनी चाहिए कि ये जो पैसे कमाए हैं ना, इसे मुझे मल्टीप्लाई कैसे करने हैं तेज़ी से, सिक्योर तरीके से, वो आपको अब से जानना चाहिए। तब के लिए अब से प्रेपरेशन स्टार्ट कीजिए। यही मेरा मोटिवेशन है इस पॉडकास्ट को लेकर। लॉट्स ऑफ लव, सीखते रहिए, पैसों को अच्छे से मैनेज करते रहिए और खुश रहिए लाइफ में। TRS विल बी बैक वेरी सून।